हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय रोशन। तो हम लोग ए टू जेड बैच पढ़ रहे हैं। ठीक है, और ए टू जेड बैच के अंदर हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वर्ब का जो एडवांस वाला पोर्शन है वो हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसकी पिछली क्लास जो हो चुकी है, पहले आप लोग वो देख लेना, क्योंकि उसके अंदर मैंने सारी की सारी जो बेसिक चीज़ें वो मैंने समझा रखी हैं। तो वो देखने के बाद आप इस वाली क्लास को देखोगे तो आपको ज़्यादा बेटर मतलब समझ में आएगा। और क्लास थोड़ी सी लेट आ रही है, 4-5 दिन बाद आ रही है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं एक्चुअली था नहीं, मैं थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन था, किसी काम से गया हुआ था। आपको पता ही है आपको कि जो स्टॉक से मेरे को इनविटेशन आया था, तो मैं जो स्टॉक पे गया था। बहुत जल्दी उसकी वीडियो भी आने वाली है। ठीक है, आप लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम पे देखा होगा, मैंने पोस्ट डाला था कि मतलब शूट हो चुका है और वीडियो उसकी आने वाली है। ठीक है, तो उसके लिए सॉरी, लेकिन अब रेगुलर बेसिस पे वीडियोस आएंगी, रेगुलर बेसिस पे क्लासेस आपकी होंगी। और कई सारे टॉपिक्स हम लोग आपको पता है पढ़ चुके हैं। वर्ब का जो बेसिक पार्ट है वो पढ़ चुके हैं, नाउन पढ़ चुके हैं, प्रोनाउन पढ़ चुके हैं, एडजेक्टिव पढ़ चुके हैं। ठीक है, और वर्ब का जो एडवांस वाला पोर्शन है वो हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके अलावा मैंने और भी कई सारी क्लासेस ली हैं बीच में, जैसे मैंने पेपर का सोल्यूशन करवा रखा है 3-4 पार्ट्स के अंदर, तो वो सारी चीज़ें भी आप देख सकते हो। ठीक है, और सीपीओ का भी मैंने एक सोल्यूशन वाला वीडियो डाल रखा है। तो मतलब जितने भी वीडियोस हैं टोटल, वो सारे के सारे पढ़ाई के ही हैं, और वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है अपने आप में। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि अभी जो आपका सीजल का प्री होने वाला है, ठीक है, जुलाई के अंदर शायद होने वाला है, तो मैं उससे पहले, और CHSL भी शायद होने वाला है आपका, मुझे आइडिया नहीं है मुझे कि कब है, लेकिन होने वाला है। तो CHSL या सीजल के एग्जाम से पहले मैं आपका पूरा इंग्लिश का सिलेबस खत्म कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। मैं ग्रामर के सारे टॉपिक्स जितने भी बच गए, जैसे कि एडवर्ब हो गया, कंजंक्शन हो गया, प्रपोजिशन हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, ठीक है, टेंस, वॉइस, नरेशन, ये सारी चीज़ें मैं खत्म कर दूंगा। और इसके अलावा जो आपका क्लोज टेस्ट होता है, कि क्लोज टेस्ट को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, और जो आपके पैरा जंबल्स होते हैं, PQRS वगैरह जो होता है, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, और पैसेज को इजीली सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, ये सारी चीज़ें भी मैं आपको समझाऊंगा। और आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि जब आप पेपर दोगे, तो पेपर में बैठकर आपको खुद ही लगेगा कि हाँ यार, ये तो आसान हो गया, सर ने जैसे बताया उस तरीके से करने पे बिल्कुल चीज़ें आसान लग रही है। लेकिन एक चीज़ मैं और कहूँगा, जो बच्चे लगातार मेरी वीडियोस को देख रहे हैं और यहाँ से पढ़ रहे हैं, उनको मैंने बता रखा है पहले भी कि आप सिर्फ ग्रामर पे मत रहो। देखो, मैं तो आपको ग्रामर करवा रहा हूँ, ठीक है, ग्रामर करवाऊंगा, कॉम्प्रिहेंशन करवाऊंगा, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट एक बच गया इंग्लिश का, 3 पार्ट्स के अंदर आप डिवाइड करते हो ना, एक ग्रामर हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, और एक आपका वोकेबलरी हो गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो वोकेबलरी ही है, अगर देखा जाए तो अगर आप लोग वोकेबलरी याद नहीं कर रहे हो, तो आप लोग वोकेबलरी ज़रूर याद करें। वोकेबलरी कहाँ से याद करना है, कैसे याद करना है, उसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाओगे मेरे चैनल पे, तो वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में स्ट्रेटजी वीडियोज के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट आपको दिखाई देगी, स्ट्रेटजी वीडियोज के नाम से। ठीक है, उसके अंदर आप देखना इंग्लिश की जो कंप्लीट स्ट्रेटजी है वो मैंने बता रखी है। तो वहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप वोकेबलरी कैसे याद करोगे, कहाँ से याद करोगे, तो वो आप एक बार देख लेना। और मैं एक चीज़ और करूँगा, इंग्लिश की जो कंप्लीट एक स्ट्रेटजी है, दोबारा से नए तरीके से, कि आप बचे हुए दिनों में कैसे आप बटे बटे स्कोर कर सको, वो भी मैं एक वीडियो बना दूंगा बहुत जल्द। ठीक है, लेकिन तब तक आप उस वीडियो को देख लेना, ताकि आपको पता लग जाए कि हाँ, कहाँ से हमें चीज़ें याद करनी है वोकेबलरी में खास करके। तो आप वोकैब भी करते रहो, ग्रामर तो मैं आपको करा ही रहा हूँ, और मेरे ऊपर छोड़ दो पूरा, मैंने आपको कह दिया कि ग्रामर में जो मैं आपको करा रहा हूँ उससे बाहर कुछ नहीं है, बस आप इसको अच्छे से पढ़ जाओ। ठीक है, ग्रामर में जो मैं आपको करवा रहा हूँ। और एक चीज़ और करना, मैंने आपको पहले बता रखा कि आप रीडिंग रोज किया करो। अगर आप डेली आधा घंटा रीडिंग को नहीं दे रहे हो, रीडिंग में आप कुछ भी रीड कर सकते हो, आप न्यूज़पेपर रीड कर सकते हो, आप नोवेल रीड कर सकते हो, NCERT की कोई बुक रीड कर सकते हो। तो जो आपका मन करे आप वो रीड करो, लेकिन रीडिंग जरूर करो, क्योंकि जब तक आप रीडिंग नहीं करोगे ना, आपका जो कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन है वो इंप्रूव नहीं होगा। क्योंकि जब तक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप नहीं करोगे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग इन द सेंस क्या होता है, कि जैसे आप कुछ पढ़ रहे हो ना, तो आपके दिमाग में चलता रहता है कि नहीं यार, इसको ऐसे नहीं, इसको तो ऐसे लिखा जाना चाहिए ना यार, यहाँ पर तो ग्रोइंग फास्ट होना होना चाहिए, यहाँ पर ग्रो फास्ट दे रखा है, मतलब ऐसी कुछ चीज़ें कि आपके दिमाग में चलेगा। वो कब चलता है, जब आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। और वो कब होता है, जब आपने ग्रामर पढ़ा होता है जो कि आप पढ़ रहे हो, जब आपने वोकेबलरी याद कर रखी होती है जो आप करोगे, और साथ में रीडिंग आप रोज करते हो। क्योंकि रीडिंग करने से क्या होता है, अलग अलग जो सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स हैं वो आपके दिमाग में फीड हो जाते हैं। तो इसलिए आप डेली रीडिंग भी करें, ठीक है, वोकेबलरी भी याद करें, और जो मेरे टॉपिक्स चल रहे हैं ग्रामर के, इनको अभी आप देखते रहें। और अगर इनसे आगे भी आप कुछ पढ़ सकते हो, आपको लग रहा है कि मैं डेली का एक टेस्ट लगा सकता हूँ इंग्लिश का, है ना, 15 मिनट या 10 मिनट का टाइम सेट करके, तो आप वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप शुरू हो जाओ। प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स है उसको उठाओ, वहां से कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करना शुरू करो, वहां से PQRS को सॉल्व करना शुरू करो, है ना। और इसके अलावा वहां से आप पैरा जंबल्स वगैरह को, मतलब जितनी भी चीजें आप कर सकते हो सेल्फ, वो आप चीजें करो। किसी के भरोसे कभी मत बैठो। जो कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा था वो लिमिटेड पढ़ाएगा, डेली आपको 1 घंटा या 40 मिनट आपको पढ़ाएगा, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो आपको खुद करनी पड़ती हैं, जो आपको सेल्फ करनी पड़ती हैं। तो आप सेल्फ पर बहुत ज्यादा ध्यान दो। ठीक है, जितना ज्यादा आप सेल्फ करोगे चीजों को, उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है।
तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी और आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होगे और आप सभी का सिलेक्शन हो। मैं चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे चैनल से जुड़े हैं या नहीं भी जुड़े हैं, मैं चाहता हूँ कि हर एक बच्चे का सिलेक्शन हो, आज नहीं तो कल सबका सिलेक्शन हो। जो अच्छी तैयारी करेगा उसका सिलेक्शन आज हो जाएगा, जो अच्छी तैयारी नहीं करेगा उसका आज नहीं होगा। उसको सबक मिल जाएगा कि भाई मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया तो कुछ तो कमी होगी, तो उसका सिलेक्शन कल हो जाएगा, लेकिन होगा सबका। थोड़ा सा सब्र रखो, इम्पेशेंट नहीं होना आप लोगों को बिल्कुल भी, ठीक है। और कहते हैं ना कि आपको अगर असफलता मिल भी रही है तो आपको निराश नहीं होना है। आपको बस ये देखना है कि असफलता मिलने के पीछे कारण क्या है, उस कारण को पहचानो, उसको इंप्रूव करो, उस कमी को, उस गलती को इंप्रूव करो, है ना। कहते हैं ना कि जब तक सफल ना हो जाओ इस नींद चैन को त्यागो तुम, और संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, क्योंकि बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप अपनी गलती को ढूंढो, ठीक है, गलती को सुधारो और संघर्ष का मैदान मत छोड़ो, संघर्ष करते रहो, आज नहीं तो कल सफलता आपको मिलेगी। बस अच्छे तरीके से आपको लगन के साथ आपको पढ़ाई करनी है, क्योंकि दिन प्रतिदिन वैकेंसीज अब कम होती जाएंगी और तैयारी करने वाले बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि बेरोजगारी का आलम आपको पता है देश में बहुत ज़्यादा है। ये बातें मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्लास शुरू होने से पहले, कहीं आप मार्ग ना भटक गए हो, कहीं आप इधर उधर ना भटकने लग गए हो और आप ये ना सोचने लग गए हो कि यार बस इतना पढ़ के सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि बस इतना पढ़ के सिलेक्शन हो जाएगा, तो बस आप ये समझना कि आप गलत सोच में चल रहे हो। आप तो ये सोच के पढ़ो कि मैं जितना पढ़ रहा हूँ उतना कम है, आप ये सोच के पढ़ो, ठीक है। फिर आप कहोगे सर लेकिन इससे तो फिर हम अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, हमें लगेगा जितना पढ़ रहे हो उतना कम है। अगर ये सोच आपकी रही तो आप ये सोचो ना कि आप ज्यादा पढ़ लोगे इसी बहाने, और जब आप ज्यादा पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन आप औरों से आगे निकल चुके होगे। जिस बच्चे की रैंक 1 आती है सीजीएल में या सीएचएसएल में, आपको लगता है उसको पता होता है कि उसकी रैंक 1 आ जाएगी जब वो तैयारी करना शुरू करता है? नहीं, कोई नहीं बता सकता कि जैसे आज मैंने तैयारी करना शुरू किया तो मैं नहीं बता सकता कि मेरी ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाएगी। वो तो जब आ जाता है तो पता लगता है कि हाँ मैंने मेहनत उस लेवल की थी या तैयारी मैंने उस लेवल की थी। तो आपको नहीं पता चलता है, कई बार ऐसा होता है कि आप पढ़ बहुत रहे होते हो लेकिन आपको ऐसा लगता है कि यार इंप्रूवमेंट ही नहीं हो रहा है। आपको ऐसा लगता है, लेकिन मेरा यकीन मानो इंप्रूवमेंट हो रहा होता है, थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन हो जरूर रहा है। तो बिल्कुल भी अपने आप को नेगेटिव मत होने दो, अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। वोकेबलरी याद करो और मैंने बताया साथ में डेली रीडिंग करो, और ग्रामर के जो टॉपिक्स मैंने पढ़ा दिए उसको भी अच्छे से आपने नोट्स तो बना ही लिया होगा, उसको रिवाइज किया करो। और प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठा लो कहीं से, या तो एमबी से उठा लो, एमबी पब्लिकेशन की जो बुक आती है, या तो किरण पब्लिकेशन की जो मोटी वाली बुक आती है, उसमें टॉपिक वाइज दे रखा है आपको, तो आप उससे भी कर सकते हो। टॉपिक वाइज समझा रखा है उसके अंदर भाई, उसके अंदर एंटोनियम्स अलग से है, सिनोनिम्स अलग से है, पीक्यूआरएस अलग से है, क्लोज टेस्ट अलग से है। तो वहां से भी क्या कर सकते हो आप, डेली प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे डेली आपने 30 क्लोज टेस्ट कर दिए, 30 आपने पीक्यूआरएस कर दिए, और डेली आपने वहां से 15 सिनोनियम्स, 15 एंटोनियम्स, 15 वन वर्ड्स, 15 इडियम्स, डेली के आपने वहां से 2 कॉम्प्रिहेंशन यानी कि पैसेज आपने सॉल्व किए। सोच रहे हो आपकी तैयारी किस लेवल की हो जाएगी, नेक्स्ट लेवल की तैयारी आपकी हो जाएगी अगर आपने इतना कर लिया तो। बस आप करने वाले बनो, ठीक है। चलो अब टॉपिक को शुरू करते हैं। तो ये सारा हम लोग पढ़ चुके हैं, वर्ब में मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब, लेक्सिकल वर्ब किसे कहते हैं। उसके बाद मैंने बताया था कि जो देर आर 2 टाइप्स ऑफ मेन वर्ब। मेन वर्ब 2 टाइप के होते हैं, एक होता है आपका फाइनाइट और एक होता है आपका नॉन फाइनाइट, ठीक है। फाइनाइट भी 2 टाइप के होते हैं। फाइनाइट में एक होता है आपका ट्रांजिटिव, एक होता है इंट्रांजिटिव। आज मैं इसी से शुरू करने वाला हूँ, आगे देखना अभी, ठीक है। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव मैं आपको भी समझाने वाला हूँ। अच्छा, नॉन फाइनाइट वर्ब जो है ये मैं आपको समझा चुका हूँ कि नॉन, देखो डेफिनेशन मैंने बता दी थी, फाइनाइट होता है, ये नॉन फाइनाइट होता है। नॉन फाइनाइट को हम कितने प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं, कितनी कैटेगरी में, मतलब जेरेंड होता है, पार्टिसिपल होता है, इन्फिनिटिव होता है। अब ये क्या होता है मैंने आपको सब समझा रखा है, पिछली वीडियो के अंदर आप देख लो जाके। प्रेजेंट पार्टिसिपल, मतलब पार्टिसिपल भी 3 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। फिर इन्फिनिटिव की अगर मैं बात करूं तो इन्फिनिटिव भी 2 टाइप के होते हैं, इन्फिनिटिव विद टू, विदाउट टू। ये सब समझाया हुआ है मैंने, ये कुछ एग्जाम्पल्स थे नॉन फाइनाइट के, ठीक है। और उसके बाद ये समझाया था जेरेंड किसे कहते हैं, पार्टिसिपल किसे कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, फ्यूचर सॉरी परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, इन्फिनिटिव समझा दिया था। अब यहां से हमें शुरू करना आज ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, ठीक है। ये दोनों जो है ना ये फाइनाइट वर्ब के पार्ट हैं, ये दोनों क्या है, फाइनाइट वर्ब के पार्ट हैं, ध्यान रखना। फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट का मतलब ऐसे वर्ब जो लिमिटेड होते हैं, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से क्या होते हैं, लिमिटेड, ठीक है, यानी कि अपने आप को चेंज कर सकते हैं अब। तो देखो फाइनाइट में 2 कैटेगरी होती है, एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब, एक होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्या होता है देखो ध्यान से, अ वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन, एक ऐसा वर्ब जो एक एक्शन को डिनोट करता है, विच पासेज ओवर फ्रॉम डूअर। डूअर का मतलब होता है करने वाला, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है बेसिकली, जो काम को करने वाला है, कर्ता जिसको आप कहते हो ना, कर्ता। अ वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन, एक ऐसा वर्ब जो एक ऐसे एक्शन को डिनोट करता है, विच पासेज ओवर फ्रॉम डूअर, जो एक सब्जेक्ट से पास होकर, या फिर डूअर या सब्जेक्ट, बात वही देखो लिखा है ना सब्जेक्ट, टू एन ऑब्जेक्ट, मतलब जो एक सब्जेक्ट से पास होता हुआ एक ऑब्जेक्ट तक जाए। मतलब एक वर्ब है, ठीक है, उस वर्ब को करने वाला जो सब्जेक्ट है
वो तो है ही, लेकिन साथ में इस वर्ब का जो इंपैक्ट पड़ रहा है ना, वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ रहा है। ठीक है, तो एक ऐसा वर्ब जो एक सब्जेक्ट से होता हुआ, ऐसे समझो, जो एक सब्जेक्ट यानी कि डूअर से होता हुआ पास होता है किसके ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर। जैसे मैं बोलूं ही किल्ड रमन, ऐसे लिख दिया मैंने, ही किल्ड रमन, तो यहां पर आप देख रहे हो जो किल का काम है, किल्ड, ये जो किल का काम है, ये काम क्या हो रहा है, ये यहां से शुरू हुआ है, ही ने इसको शुरू किया है, और इस काम का इंपैक्ट किस पे पड़ा, इस पे पड़ा, यानी कि यहां से पास होता हुआ ये जो वर्ब है यहां तक गया, यानी कि सब्जेक्ट से पास होता हुआ, पास ओवर होता हुआ कहां तक गया है, ऑब्जेक्ट तक गया है। तो इस वाले वर्ब को मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा ट्रांजिटिव वर्ब। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इस वर्ब के ऊपर दोनों की छत्र छाया, मतलब इस वर्ब पर इसका भी इंपैक्ट है और इसका भी इंपैक्ट है, इसने किया है और इस पर हुआ है। ठीक है, दोनों के दोनों कहीं ना कहीं वर्ब से क्या है, रिलेटेड है, एक करने वाला है और एक पर वो वर्ब हो रहा है, ऐसे भी आप समझ सकते हो, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, सिंपल भाषा में अगर आप समझोगे, एक ऐसा वर्ब जिसको एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, बिना ऑब्जेक्ट के या तो उसकी मीनिंग अधूरी होती है या फिर मीनिंग होती ही नहीं है। ठीक है, जैसे मैं बोल दूं ही इज फ्लाइंग, मैंने सीधा बोल दिया ही इज फ्लाइंग। अब आप देखो, फ्लाई का मतलब उड़ना भी होता है और फ्लाई का मतलब उड़ाना भी होता है। आप इसको उड़ना तो मान नहीं सकते, क्योंकि अगर आप इसको मानोगे उड़ना तो ही इज फ्लाइंग, वह उड़ रहा है, तो ये तो गलत है, क्योंकि इंसान उड़ता थोड़ी है भाई, इंसान नहीं उड़ता। अब आप कहोगे सर प्लेन में उड़ता है, तो वो आगे लिखना पड़ेगा ना, जो भी है। तो यहाँ पर फ्लाई का मतलब उड़ना तो नहीं हो सकता, ये तो पता है। हाँ, अगर मैं यहाँ पर कर दूं ना द पैरट, यहाँ पर कर दूं द पैरट इज फ्लाइंग, अब इस फ्लाई का मतलब उड़ना हो जाएगा, क्योंकि पैरट क्या है, उड़ता है, तो आप कह सकते हो हाँ द पैरट इज फ्लाइंग। तो वहां पर ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, आगे कुछ लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब पैरट की जगह आपने ही लिखा, तो यहाँ पर इसको आप उड़ना तो मान नहीं सकते। ठीक है, उड़ना नहीं मान सकते, यानी कि आपको इसको क्या मानना पड़ेगा, उड़ाना। अब जब आपने उड़ाना बोल ही दिया, अब आप इसकी हिंदी पढ़ो, ही इज फ्लाइंग, वो उड़ा रहा है। अब आप बताओ इसकी मीनिंग क्या कंप्लीट मीनिंग बन पाई यहाँ पर, है ना, नहीं बन पाई ना, ही इज फ्लाइंग, वो उड़ा रहा है। तो सामने वाले के दिमाग में सबसे पहले क्या क्वेश्चन आएगा, क्या उड़ा रहा है। भाई उड़ाने के लिए तो बहुत सारी चीजें होती हैं, इंसान पतंग भी उड़ाता है, ठीक है, इंसान पन्नी बांध के भी उड़ाता है, बचपन में उड़ाई होगी आप सबने, धागे में वो पन्नी बांध के सब्जी की पन्नी उड़ाते हैं ना। प्लेन उड़ा रहा है ना, क्या उड़ा रहा है, तो आप पता तो होना चाहिए ना, पतंग उड़ा रहा है, पन्नी उड़ा रहा है, प्लेन उड़ा रहा है, क्या उड़ा रहा है। तो यानी कि यहाँ पर जब तक आप इसको एक सूटेबल ऑब्जेक्ट नहीं दोगे, तब तक इसकी मीनिंग कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर आप बोलोगे ही इज फ्लाइंग अ काइट, अगर आपने लिख दिया ऑब्जेक्ट, अब इसकी मीनिंग कंप्लीट है। यानी कि आप यहाँ पर क्या समझे, यहाँ पर जो फ्लाई है ना, फ्लाई, यहाँ पर जो फ्लाई था वो कौन सा वर्ब था, वो एक ट्रांजिटिव वर्ब था। ट्रांजिटिव का मतलब क्या हुआ कि भैया इसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए था। ट्रांजिटिव का मतलब यही होता है, एक ऐसा वर्ब जिसको अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं दोगे तो उसकी मीनिंग कंप्लीट नहीं हो पाएगी या मीनिंग नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं आपसे बोलता कि द पैरट इज फ्लाइंग, अब आप कहोगे सर अब तो बिना ऑब्जेक्ट के भी मीनिंग कंप्लीट है, द पैरट इज फ्लाइंग। भाई अब तो मैंने कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा लेकिन फिर भी मीनिंग कंप्लीट है, द पैरट इज फ्लाइंग, मतलब जो तोता है वो उड़ रहा है। तो अब मैं कहता हूं कि ये जो फ्लाई है, अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया इंट्रांजिटिव। अब ये क्या बनेगा, इंट्रांजिटिव। देखो सिंपल सी भाषा में, ट्रांजिटिव वो वर्ब है जिसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, और इंट्रांजिटिव वो वर्ब है जिसको एक ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता, बिना ऑब्जेक्ट के भी कंप्लीट है वो। तो आप कहोगे सर ऐसे कैसे हो सकता है कि फ्लाई ट्रांजिटिव भी है, फ्लाई इंट्रांजिटिव भी है। तो ध्यान रखना, ऐसे बहुत सारे वर्ब्स हैं जिनके यूज पे डिपेंड करता है कि वो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। अलग अलग सेंटेंस में एक ही वर्ब जो होता है, एक ही जो वर्ब है वो एक सेंटेंस में ट्रांजिटिव बन जाएगा, तो अगले सेंटेंस में इंट्रांजिटिव बन जाएगा। तो रट्टा मत लगाना कि नहीं ये सारे वर्ब ट्रांजिटिव है सारे इंट्रांजिटिव, नहीं, ऐसे बहुत सारे वर्ब्स हैं जिनको आप एज ए ट्रांजिटिव भी यूज कर सकते हो और एज इंट्रांजिटिव भी आप इसको यूज कर सकते हो। जैसे मैंने आपको फ्लाई का एग्जांपल दिखाया कि यहाँ पर फ्लाई जो है वो ट्रांजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर फ्लाई का मतलब उड़ाना, और यहाँ पर जो फ्लाई है उसका मतलब उड़ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पैरट है, तो यहाँ पर ये इंट्रांजिटिव बन गया। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी सिंपल भाषा में, कि ट्रांजिटिव वो है जिसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए, बिना ऑब्जेक्ट के उसकी मीनिंग क्या होती है, इनकम्प्लीट। और इंट्रांजिटिव वो है जिसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, मतलब जो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पर पास ओवर नहीं होता। ट्रांजिटिव तो मैंने बताया ना, देखो जो पास ओवर होता है, जो सब्जेक्ट से होता हुआ ऑब्जेक्ट तक जाता है। लेकिन इंट्रांजिटिव वो होता है जो सब्जेक्ट पे ही रुक जाता है। जैसे मैं बोलूं मैं बोलूं ही इज लाफिंग, ध्यान से समझना, मैंने बोला ही इज लाफिंग, ही इज लाफिंग। अब देखो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ही इज लाफिंग, वो हंस रहा है। आप मुझे बताओ ये जो लाफ करने का जो एक्शन है वो इस पे, इससे शुरू हुआ ही इज लाफिंग और इसी पे खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पर लाफ कौन कर रहा है, ये कर रहा है। तो आगे क्या आपको लगता है किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत है, ही इज लाफिंग, वो हंस रहा है। अब आप कहोगे सर यहाँ पे भी तो प्रश्न आ सकता है कि क्यों हंस रहा है, किस पर हंस रहा है। तो देखो वो तो एडिशनल क्वेश्चन हुआ, ऐसे तो आप हजारों क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्यों हंस रहा है, किस पर हंस रहा है, कहां पर हंस रहा है, कितने बजे हंस रहा है, वो एडिशनल चीज हो गई। आप ये देखो कि ये जो लाफ है ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है सेंटेंस के अंदर, नहीं दे रहा है, ही इज लाफिंग, वो हंस रहा है। तो आप कहोगे सर कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर लाफ करने का काम हो रहा है, कौन कर रहा है, ये कर रहा है।
तो वो जिस पर हंस रहा है वो तो अलग चीज है ना, वो आप जोड़ो ना जोड़ो उसकी मर्जी है। यहाँ पर तो मेरे को क्या दिखाना कि ही का काम क्या है, हंसने का। तो यहाँ पर अपने आप में जो लाफ है वो सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है, यानी कि यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। तो आप इसे क्या बोलोगे, इंट्रांजिटिव बोलोगे आप इसको, ठीक है, इंट्रांजिटिव। समझ में आया या नहीं आया? यानी कि यहाँ पर जो वर्ब है वो सब्जेक्ट से होता हुआ ऑब्जेक्ट पर पास ओवर नहीं होता, ये सीधा सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है और इसी पे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। समझ में आया? अब पढ़ते हैं इसको, देखो आगे बढ़ो। जैसे इंट्रांजिटिव में क्या लिखा है, अ वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन, एक ऐसा वर्ब जो एक एक्शन को डिनोट करता है, व्हिच डज नॉट पास ओवर टू एन ऑब्जेक्ट, जो एक ऑब्जेक्ट तक पास ओवर नहीं होता, मतलब सब्जेक्ट से होता हुआ ऑब्जेक्ट तक नहीं जाता, सब्जेक्ट पे ही रुक जाता है, खत्म हो जाता है। या फिर कह सकते हो दैट विच रिक्वायर्स नो ऑब्जेक्ट, देखो दैट विच रिक्वायर्स नो ऑब्जेक्ट, जिसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, और ऊपर क्या लिखा था, दैट विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, जिसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है, सिंपल भाषा में। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं पहले ट्रांजिटिव का। देखो ये ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव पता लग गया ना क्या है, जिसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। तो देखो दे आर सिंगिंग सम ओल्ड सॉन्ग्स, अगर मैं बोल दूं दे आर सिंगिंग, दे आर सिंगिंग, अगर मैं ऐसे बोल दूं दे आर सिंगिंग, तो आप मुझे बताओ दे आर सिंगिंग, वो गा रहे हैं। आप मुझे बताओ, अगर मैं बोलूं गा रहे हैं, तो आपके दिमाग में सबसे पहले प्रश्न आएगा ना, क्या गा रहे हैं? इसका मतलब क्या है, वो गा रहे हैं, क्या गा रहे हैं? सबसे पहले प्रश्न आता है व्हाट, क्या गा रहे हैं। तो जहां पर भी व्हाट का प्रश्न आ जाए तो आप समझ जाना कि वहां पर आपको एक ऑब्जेक्ट चाहिए। मैं सीधा बोला वो गा रहे हैं, तो क्या गा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, है ना, या फिर कुछ और गा रहे हैं। गाना भी होता, गाना भी इंसान गाता है, कई इंसान कविताओं को भी गाने की तरह गाते हैं, होता है ना। तो गाना गा रहा है, कविता गा रहा है, क्या गा रहा है? तो उसके लिए आपको एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मीनिंग कंप्लीट नहीं है। तो दे आर सिंगिंग, क्या सिंग कर रहे हैं, देखो सम ओल्ड सॉन्ग्स, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, यानी कि सिंग करने का जो काम है वो दे ने शुरू हुआ, लेकिन पास होता हुआ कहां तक चला गया, ओल्ड सॉन्ग्स तक। यानी कि शुरू करने वाला दे है, लेकिन सिंग का इंपैक्ट किस पे पड़ रहा है, ओल्ड सॉन्ग्स पे। यानी कि इसको ऑब्जेक्ट चाहिए था मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर जो सिंग है वो क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ही रोट अ लेटर, ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है काम करने वाला। अगर मैं सीधा लिखता ही रोट, उसने लिखा, तो फिर देखो व्हाट का प्रश्न आ गया। मैंने कहा ना, जैसे व्हाट आ जाए मतलब समझ जाना ऑब्जेक्ट चाहिए। ही रोट, उसने लिखा, तो आपके दिमाग में आएगा व्हाट, क्या लिखा, लेटर लिखा, स्टोरी लिखी, कविता लिखी, क्या लिखा, पता ही नहीं ना आपको क्या लिखा। यानी कि इस रोट की मीनिंग कंप्लीट तभी हो पाएगी जब आगे आप इसको क्या दोगे, एक ऑब्जेक्ट। तो ही रोट अ लेटर, तो यानी कि यहाँ जो ये एक्शन है इससे शुरू हुआ और पास होता हुआ इस तक गया, कि भाई लिखा किसने, इसने, क्या लिखा, ये लिखा। यानी कि इसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट के नहीं है कंप्लीट ये। तो यानी कि जो यहाँ पर जो रोट है, राइट की सेकंड फॉर्म है ना रोट, ये भी क्या है यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है। आगे देखो, शी किल्ड हर हस्बैंड, अगर मैं इसको यहीं छोड़ देता, शी किल्ड, उसने जान से मार दिया, उसने हत्या कर दी, तो फिर आपके दिमाग में एक प्रश्न आता सबसे पहले, किसकी हत्या कर दी, शी किल्ड, उसने हत्या कर दी। तो क्या ये मीनिंग कंप्लीट है अपने आप में, नहीं है भाई। अगर हत्या करने की बात हो रही है तो इसने अपनी तो हत्या करी नहीं होगी, काम जो है इससे शुरू होकर इससे तो खत्म हुआ नहीं होगा ना, जाहिर सी बात है। आप ऐसे समझो, जैसे यहां पर था, उसने लिखा, तो लिखने का काम इससे शुरू हुआ, लेकिन खत्म तो इस पे नहीं हो सकता, क्योंकि लिखने का काम खत्म किस पे होगा, जो चीज लिखा गया है। लिखने वाला जो है वो अलग है, और जो चीज लिखा गया वो चीज अलग होना चाहिए, है ना। यानी कि सब्जेक्ट से शुरू होकर सब्जेक्ट पे खत्म तो नहीं हो सकता। ऐसे यहाँ पर जो किल है, उसने मारा, तो भैया इसने शुरू किया, लेकिन काम इस पे तो खत्म नहीं हुआ ना, काम तो किसी और पे खत्म हुआ होगा। यानी कि एक ऑब्जेक्ट भी तो होगा ना यहाँ पर, अगर उसने हत्या करी है तो एक ऐसा भी तो इंसान होगा जिसकी हत्या करी होगी। तो यानी कि इसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट तो कोई मीनिंग है ही नहीं इसकी। तो शी किल्ड हर हस्बैंड, तो ये देखो ऑब्जेक्ट आ गए। तो यहाँ पर किल क्या है, बेसिकली आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। योर ब्रदर इज टॉकिंग, तुम्हारा भाई बात कर रहा है, योर ब्रदर इज टॉकिंग। एक चीज देखना ध्यान से, योर ब्रदर इज टॉकिंग, ठीक है, टॉकिंग टू, चलो यहाँ पर लिखा ही हुआ है, इसको नहीं लिखता मैं, दूसरे एग्जाम्पल को लिखूंगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है योर ब्रदर इज टॉकिंग टू कमलेश। देखो यहाँ पर टॉक, तुम्हारा भाई क्या कर रहा है, टॉक कर रहा है, ठीक है। टॉक करने वाला सब्जेक्ट कौन है, तुम्हारा भाई। टॉक किससे कर रहा है, कमलेश से, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट है। यानी कि यहाँ पर टॉकिंग के साथ आपने एक ऑब्जेक्ट लिखा, यहाँ पर इसको ऑब्जेक्ट चाहिए था, क्योंकि मैंने बोला तुम्हारा भाई बात कर रहा है, तो जिससे बात कर रहा होगा वो ऑब्जेक्ट होगा ना। ऐसा तो नहीं कि अपने आप से बात कर रहा है, तो किसी न किसी से तो बात कर रहा है। तो यानी कि कमलेश क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर जो टॉकिंग है वो ट्रांजिटिव है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि डोंट, ध्यान से देखना, इंटरप्ट वाइल आई एम टॉकिंग, डोंट इंटरप्ट वाइल आई एम टॉकिंग। अब आप मुझे बताओ, यहां पर जो टॉकिंग है, क्या इसको किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ी? डोंट इंटरप्ट, मुझे इंटरप्ट मत करो, वाइल आई एम टॉकिंग, जब मैं बात कर रहा हूं, जब मैं बात कर रहा हूं तो मुझे इंटरप्ट मत करो। तो यहां पर आपने देखा कि यहां पर जो टॉकिंग है इसको किसी भी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां पर मैं बताना ही नहीं चाह रहा कि मैं बात किससे कर रहा हूं। मैंने सिंपल बोला कि जब मैं बात कर रहा हूं तो मुझे इंटरप्ट मत करो, यानी कि मेरा फोकस यहां पर इस चीज पे है कि मैं बात कर रहा हूं।
मेरा फोकस इस चीज पे नहीं है कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, मेरा फोकस किस चीज पे है कि मैं बात कर रहा हूँ। मुझे इंटरप्ट मत करो जब मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर टॉकिंग को किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके बिना भी क्या है, ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है कि डोंट इंटरप्ट मी, मुझे इंटरप्ट मत करो व्हाइल आई एम टॉकिंग, जब मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो टॉक आपको दिख रहा है ये इंट्रांसिटिव हो गया, क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये वाला जो टॉक है इसके साथ तो एक ऑब्जेक्ट है ना, योर ब्रदर इज टॉकिंग। अगर मैं सीधा बोल दूं योर ब्रदर इज टॉकिंग, तुम्हारा भाई बात कर रहा है, तो आपके दिमाग में आएगा किससे बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, कुछ ना कुछ तो आएगा। तो यानी कि यहाँ पर इस टॉक को एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये चीज मैंने जोड़ दी ना कि डोंट इंटरप्ट मी वाइल आई एम, तो यहाँ पर इसके जोड़ने की वजह से क्या हुआ, आगे मुझे बताने की जरूरत नहीं कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मेन फोकस इस पे है। डोंट इंटरप्ट मी, मुझे इंटरप्ट मत करो, कब, जब मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो टॉकिंग है वो क्या है, ट्रांजिटिव, और यहाँ पर क्या है, इंट्रांजिटिव। मैंने अभी आपको बताया था, भूलो मत, कि कई सारे ऐसे वर्ब्स हैं जो अपने आप में ट्रांजिटिव की तरह भी यूज हो सकते हैं और इंट्रांजिटिव की तरह भी यूज हो सकते हैं। ठीक है, अगले देखो, संतोष यादव कुड क्लाइंब। संतोष यादव क्लाइंब कर सकती थी। क्लाइंब का मतलब क्या होता है, चढ़ना। संतोष यादव कुड क्लाइंब एनी माउंटेन। अगर मैं सिर्फ क्लाइंब पे छोड़ देता, अगर मैं सिर्फ इसको क्लाइंब पे छोड़ देता, मान लो ऐसे, ये नहीं लिखता मैं, तो इसकी मीनिंग क्या बनती है, संतोष यादव कुड क्लाइंब, कि संतोष यादव चढ़ सकती थी। तो सबसे पहले प्रश्न आएगा, भाई क्या चढ़ सकती थी, दीवार चढ़ सकती थी, पेड़ चढ़ सकती थी, या पर्वत या पहाड़, क्या चढ़ सकती थी। तो यहाँ पर तो मीनिंग बिल्कुल इनकम्प्लीट है, क्योंकि यहाँ पर मीनिंग क्या बन रही है, संतोष यादव चढ़ सकती थी, तो आपको पता ही नहीं भाई क्या चढ़ने की बात हो रही है। तो यहाँ पर आपको एक ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा कि संतोष यादव कुड क्लाइंब एनी माउंटेन। आपको पता होगा संतोष यादव पहली भारतीय महिला है जिसने 2 बार कॉन्टिन्यूसली, मतलब एक उसमें लगातार 2 बार उसने प्रयास किया और दोनों बार में सक्सेसफुल रही थी माउंट एवरेस्ट चढ़ने में, संतोष यादव। ठीक है, 9th क्लास में शायद इसका एक चैप्टर भी है, संतोष यादव, आप देखोगे तो इनकी स्टोरी जो है वहां पर एक्सप्लेन कर रखी कि कैसे अपनी परंपराओं से, और जो मतलब रूढ़िवादी सोच है गांव के लोगों की, कि इनकी छोटी उम्र में शादी करवाना चाहते थे और इनको अपनी पसंदीदा कपड़े पहनने तक की अनुमति नहीं दी जाती थी। तो अपने परिवार से लड़कर, और मतलब उन रूढ़िवादी लोगों से लड़कर ये खुद ब खुद अपनी मतलब पढ़ाई की इन्होंने, और उसके बाद खुद ब खुद इनका मतलब इंटरेस्ट आया माउंटेन चढ़ने में। फिर उन्होंने दाखिला वगैरह लिया, माउंटेनियरिंग वगैरह जो मतलब ट्रेनिंग वगैरह का जो कैंपस टाइप होता है कुछ, फिर वहां से इनका सिलसिला शुरू हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर क्लाइंब क्या है, आपको इनकम्प्लीट मीनिंग देगा अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं लगाओगे। तो संतोष यादव कुड क्लाइंब एनी माउंटेन, तो यहाँ पर आपको एक ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, तब जाके मीनिंग आएगी, कंप्लीट आएगी। ठीक है, यहाँ पर निष्कर्ष ये निकला कि कई सारे ऐसे ऑब्जेक्ट, कई सारे ऐसे वर्ब्स हैं जो अपने आप में ट्रांजिटिव होते हैं और अपने आप में इंट्रांजिटिव भी, इंट्रांजिटिव की तरह भी यूज हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप ऑब्जेक्ट लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो, और ऑब्जेक्ट जरूरी है या नहीं है ये भी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि जरूरी है फिर भी आप नहीं लगा रहे और आप बोल रहे हो भैया ये तो इंट्रांजिटिव है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर जरूरी है तो आपको लगाना ही पड़ेगा और वो अपने आप में ट्रांजिटिव ही बनेगा, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा पक्का, कि हम कैसे पहचान करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि वो कौन कौन से वर्ब्स हैं जो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों होते हैं। तो मेरा जवाब ये है कि आपको पता लग जाएगा। पहली बात तो एग्जाम में आपसे कोई पूछने वाला नहीं है कि ये ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव है, लेकिन हाँ फिर भी आपको ज्ञान तो होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, कोई भी सेंटेंस आपके सामने आ जाए, जैसे आगे देखो, ये देखो, पहले इंट्रांजिटिव के एग्जांपल पढ़ लेते हैं एक बार, उसके बाद मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा, है ना। पहले एक बार इंट्रांजिटिव के एग्जांपल पढ़ लेते हैं। इंट्रांजिटिव मैंने क्या बताया, जिसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती। जैसे मैं बोला ही इज लाफिंग, तो यहाँ पर तो सिंपल है ना, वो हंस रहा है। अब अगर आप कहते हो कि सर मैं ऐसे लिख दूं, ही इज लाफिंग एट द बैगर, देखो अगर मैंने बोला ही इज लाफिंग तो वो हंस रहा है, यानी कि यहाँ पर लाफ को किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये काम जो है ना इससे शुरू हुआ और इसी पे खत्म हो गया। भाई लाफ का इंपैक्ट किसी और पे थोड़ी पड़ रहा है, वही हंस रहा है ना। मतलब ये जो काम हो रहा है ये किसी और पर नहीं हो रहा, इसी पर तो हो रहा है, कर भी यही रहा है, इसी पर हो रहा है, कर भी यही रहा है और इसी पर हो रहा है। ही इज लाफिंग मतलब वो हंस रहा है, मतलब काम भी वही कर रहा है और जो काम हो रहा है वो भी उसी पर तो हो रहा है ना, यानी कि उसी पे शुरू होकर उसी पे खत्म हो गया, या तो ऑब्जेक्ट की आवश्यकता ही नहीं। लेकिन फिर भी आपने अगर ये लगा दिया ही इज लाफिंग, तो देखो हंस तो वही रहा है, लेकिन एट द बैगर, भिखारी पर हंस रहा है। हंस रहा है लेकिन किस पर हंस रहा है, भिखारी पर, यानी कि अब इस लाफ का जो इंपैक्ट है ना वो इस पर भी पड़ रहा है। भाई हंसने का काम ये कर रहा है, लेकिन हंसा किस पर जा रहा है, इस पर हंसा जा रहा है, भिखारी पर। अब आप कहोगे कि सर अब मैंने ये ऑब्जेक्ट अलग से लगा दिया एट द बैगर, तो अब आप कहोगे जब आपने अलग से ऑब्जेक्ट लगा दिया तो अब ये क्या बन गया, अब ये आपका बन गया ट्रांजिटिव, क्योंकि आपने इसको एक ऑब्जेक्ट दिया, आपने ऑब्जेक्ट दे दिया, कोई बात नहीं, तो ट्रांजिटिव बन गया ये। लेकिन जब मैं कहता हूं कि भाई यहाँ पर ऑब्जेक्ट मैंने नहीं दिया और है भी नहीं आवश्यकता, आवश्यकता है भी नहीं और ना मैंने दिया, तो ये अपने आप में क्या है, इंट्रांजिटिव है, सिंपल। तो मैंने बताया ना आपको पहचान करना आ जाएगा, बहुत आसान है। भाई देखो यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट जोड़ दिया, मतलब जब भी आप एक प्रेपोजिशन लगाकर, बेसिकली क्या होता है ना, कई सारे ऐसे ऑलमोस्ट ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं जिनमें एक प्रेपोजिशन को जोड़ के और एक ऑब्जेक्ट को जोड़ के आप उसको ट्रांजिटिव बना सकते हो।
क्या बोला मैंने, ऐसे बहुत सारे इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, बहुत सारे, जिनमें एक प्रीपोजिशन को ऐड करके और साथ में एक ऑब्जेक्ट को ऐड करके आप उसे क्या बना सकते हो, ट्रांजिटिव। जैसे देखो, अगर यहीं तक होता तो आपको पता लाफ क्या था, इंट्रांजिटिव था, क्योंकि ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैंने एक प्रीपोजिशन को जोड़ के एक अलग से ऑब्जेक्ट लिख दिया, तो अभी क्या बन गया, ट्रांजिटिव। ये भी अभी आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। जैसे देखो, डॉग्स हैव बीन बार्किंग सिंस मॉर्निंग, डॉग्स हैव बीन बार्किंग, डॉग्स जो है ना वो बार्क कर रहे हैं, बार्क मतलब क्या होता है, भौंकना। तो आप बताओ, भौंक कौन रहे हैं, ये भौंक रहे हैं, और ये भौंकने का काम भी किसके ऊपर, क्योंकि मैंने ऐसा तो नहीं बताया सेंटेंस में कि कुत्ते किसी के ऊपर भौंक रहे, मैंने सीधा बोला डॉग्स हैव बीन बार्किंग, ठीक है, यानी कि इस बार्क को किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता तो है नहीं। भाई मैं कुत्ते को सीधा सीधा काम करता दिखा रहा हूँ कि कुत्ता भौंक रहा है, यानी कि काम भी वही कर रहा हो भी उसी पर रहा है, ठीक है। मैंने किसी और पर ये काम, इस काम का इंपैक्ट मैंने किसी और के ऊपर पड़ता हुआ दिखाया ही नहीं, मैंने सीधा बोला कुत्ता भौंक रहा है या कुत्ते भौंक रहे हैं। अब आप कहोगे सर ऑब्जेक्ट है तो सही सिंस मॉर्निंग, तो ध्यान रखना ये जो सिंस है ये एडवर्ब है, ठीक है, और ये भी क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। आपको पता है सिंस फोर लगाते हैं ना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो ये टाइम है, तो जो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है उसको आप ऑब्जेक्ट नहीं मानते, एडवर्ब तो एडवर्ब होता है, वो तो टाइम होता है, टाइम को आप ऑब्जेक्ट नहीं मानते। सिंस मॉर्निंग क्या है, टाइम को इंडिकेट कर रहा है ना कि कब से भौंक रहे हैं, सुबह से, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर किसके ऊपर भौंका जा रहा है वो यहाँ पर नहीं है, भाई कुत्ता भौंक रहा है, मैंने ये नहीं बताया किसके ऊपर भौंक रहा है, तो काम भी वही कर रहा है, हो भी उसी पर रहा है, यहाँ पर किसी दूसरे के ऊपर या तीसरे के ऊपर मैंने काम होता हुआ नहीं दिखाया, और ना मुझे आवश्यकता है क्योंकि मैं नहीं बताना चाह रहा, तो यहाँ पर बार्क का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना। सब्जेक्ट तो है डॉग्स, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इंट्रांजिटिव है। फिर मैं आपसे कहता हूं, अभी मैंने क्या बताया कि अगर आप इसमें प्रीपोजिशन को जोड़कर एक अलग से ऑब्जेक्ट जोड़ दो तो वो ट्रांजिटिव बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, जैसे देखो, डॉग्स हैव बीन बार्किंग एट हिम सिंस मॉर्निंग, ये जोड़ दिया मैंने, डॉग्स हैव बीन बार्क। अब डॉग क्या कर रहे हैं, बार्क कर रहे हैं, लेकिन अब इस बार्क का जो असर है ना वो एक और अलग व्यक्ति पे पड़ रहा है, वो किसे पड़ रहा है, इस पे, एट हिम, उस पर भौंक रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, यानी कि अब उनके द्वारा काम तो है लेकिन उस काम का प्रभाव किसी और पर भी पड़ रहा है, यानी कि आपने एक अलग से ऑब्जेक्ट जोड़ दिया प्रीपोजिशन के साथ एक ऑब्जेक्ट, तो डॉग्स हैव बीन बार्किंग एट हिम, तो अब जो ये बार्क है वो क्या बन गया, वो बन गया ट्रांजिटिव। मेरी बात को आप समझ पा रहे हो, अलग से कोई कैटेगरी नहीं है कि ये सारे ट्रांजिटिव है सारे इंट्रांजिटिव है, ऐसे बहुत सारे, मतलब 90% वर्ब्स तो कॉमन है जिनको आप ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों ही तरीके से यूज कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आप यूज कैसे करते हो, ठीक है। बर्ड्स आर फ्लाइंग, यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि इस फ्लाई का मतलब है उड़ना, और पक्षी आपको पता उड़ते हैं, तो बर्ड्स आर फ्लाइंग, पक्षी उड़ रहे हैं। लेकिन अगर मैं इस पक्षी की जगह इंसान कर दूं, अब आपको पता आगे का ऑब्जेक्ट आपको चाहिए रहेगा, क्योंकि अब इस फ्लाई का मतलब उड़ना नहीं, उस फ्लाई का मतलब उड़ाना हो जाएगा, तो क्या उड़ा रहे हैं वो आपको आगे बताना पड़ेगा। तो अगर इंसान मैं लिख दूं यहाँ पर कोई, जैसे ही या दे कर दूं मैं, दे आर फ्लाइंग, अब आपको पता है ये जो फ्लाई है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है, क्यों, क्योंकि आगे का आपको ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, तो दे आर फ्लाइंग काइट्स, ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन इस वाले केस में ये इंट्रांजिटिव है क्योंकि आगे ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है, पक्षी उड़ रहे हैं। अब आप कहोगे सर अगर मैं ये लिख दूं इन द स्काई, तो इन द स्काई क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, मैंने क्या बताया, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, इनको हम ऑब्जेक्ट नहीं मानते। ऑब्जेक्ट का मतलब तो हुआ ना कोई नाउन या प्रोनाउन जिसके ऊपर काम का इंपैक्ट पड़ रहा हो, ठीक है। तो इसके ऊपर काम का कोई इंपैक्ट थोड़ी पड़ रहा है, ये तो जगह है जहां पर वो उड़ रहे हैं पक्षी, इसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, स्काई के ऊपर थोड़ी कोई इंपैक्ट पड़ रहा है, स्काई में तो उड़ रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर वर्ब का इंपैक्ट पड़े, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ये तो एडवर्ब ऑफ प्लेस रहेगा, तो फिर भी ये फ्लाइंग क्या रहेगा वहां पर, उस केस में भी इंट्रांजिटिव ही रहेगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। योर सिस्टर वॉज क्राइंग यस्टरडे, अब ये देखो यस्टरडे क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो ये ऑब्जेक्ट तो नहीं है, यानी कि इस क्राइंग को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, सीधा मैंने बोला योर सिस्टर वॉज क्राइंग, तुम्हारी सिस्टर रो रही थी, खत्म, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता ही नहीं है। भाई एक एक्शन है, उस एक्शन को ये कर रही है और इसी के ऊपर हो रहा है, किसी और के ऊपर इसका इंपैक्ट थोड़ी पड़ रहा है, नहीं लिखा मैंने कोई ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि जरूरत ही नहीं है, योर सिस्टर वॉज क्राइंग, तो ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, इंट्रांजिटिव बोलेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। कंक्लूजन यही है, देखो मैंने आपको बताया कि वर्ब्स जो है ना वो कॉमन होते हैं, मतलब एक वर्ब ट्रांजिटिव भी और इंट्रांजिटिव भी दोनों हो सकता है, डिपेंड करता है उसके यूज पर, ठीक है। बहुत कम ऐसे वर्ब्स हैं जो स्पेसिफिकली ट्रांजिटिव की तरह ही काम करते हैं, या बहुत कम ऐसे वर्ब्स हैं जो स्पेसिफिकली इंट्रांजिटिव की तरह ही काम करते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट जो वर्ब्स हैं वो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों की तरह काम कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप यूज कैसे कर रहे हो। जैसे देखो यहाँ पर लिखा है देयर आर अ फ्यू वर्ब्स विच आर यूज ट्रांजिटिवली एंड इंट्रांजिटिवली दोनों, कि ऐसे कुछ वर्ब्स हैं जो ट्रांजिटिवली और इंट्रांजिटिवली भी यूज हो सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल, चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट, देखो फ्लाई, ये फ्लाई जो है इस वाले सेंटेंस में ट्रांजिटिव है, क्यों, क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं लगाओगे तो देखो कोई मीनिंग ही नहीं है। चिल्ड्रन आर फ्लाइंग, बच्चे उड़ा रहे हैं,
तो आपको बताना पड़ेगा ना क्या उड़ा रहे हैं, क्योंकि इस फ्लाई का मतलब उड़ना तो नहीं हो सकता। अब उड़ा रहे हैं तो जो उड़ा रहे हैं उसको तो आपको जिक्र करना पड़ेगा, क्योंकि मीनिंग कंप्लीट आएगी नहीं। तो इस वाले केस में जो फ्लाई है वो ट्रांजिटिव है, लेकिन इस वाले केस में जो फ्लाई है वो क्या है, इंट्रांजिटिव, क्योंकि यहाँ पर बर्ड्स आर फ्लाइंग, पक्षी उड़ रहे हैं। तो यहाँ पर मीनिंग इसकी उड़ाना नहीं है, मीनिंग इसकी क्या है, उड़ना। ठीक है। ही स्टॉप्ड हिज कार, उसने अपनी कार रोक दी, टू मीट मी। ही स्टॉप्ड, उसने रोक दी। ही स्टॉप्ड, उसने रोक दी, क्या रोक दी। अब देखो यहाँ पर जो स्टॉप है वो इसके काम को बता रहा है, उसने रोक दिया। तो क्या रोक दिया, तो जो रोक दिया वो तो ऑब्जेक्ट है ना, वो तो जरूरी है ना बताना। अगर मैं सीधा बोल दूं ही स्टॉप्ड, सीधा बोल दूं मैं ही स्टॉप्ड, उसने रोक दिया, तो आपके दिमाग में सबसे पहले प्रश्न नहीं आएगा कि क्या रोक दिया, आएगा ना। तो यहां पर आपको एक ऑब्जेक्ट बताना पड़ेगा। तो ही स्टॉप्ड, क्या रोक दिया उसने, हिज कार, अपनी कार को, टू मीट में, मुझसे मिलने के लिए। तो यहां पर जो स्टॉप्ड है वो क्या है, ट्रांजिटिव है। ठीक है। द कार स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ मी, द कार स्टॉप्ड, देखो यहां पर जो स्टॉप है इसका मतलब क्या है, रोका, और इस स्टॉप्ड का मतलब क्या है, रुकी। यहां पर इंसान है इसीलिए रोका, क्योंकि इंसान ने रोका, लेकिन यहां पर कार है तो कार रोकेगी नहीं, कार रुकेगी। फर्क है ना रोकने में और रुकने में। इंसान रोकेगा लेकिन कार रोकेगी नहीं, कार खुद रुकेगी। इंसान रोकेगा मतलब इंसान जो है ना किसी चीज को रोकेगा, लेकिन अगर कार को मैं बोल रहा हूं स्टॉप, तो कार किसी को स्टॉप नहीं कर रही है, वो अपने आप को स्टॉप कर रही है। तो कार रोकी नहीं, कार रुकी। द कार स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ मी। अभी जो इन फ्रंट ऑफ मी ये ऑब्जेक्ट तो है नहीं। ऑब्जेक्ट मैंने क्या बताया, एक ऐसी चीज जिसके ऊपर इंपैक्ट पड़े, नाउन या प्रोनाउन। जैसे यहाँ पर स्टॉप का इंपैक्ट किस पे पड़ रहा है, कार पे। तो यहाँ पर आप कह सकते हो ऑब्जेक्ट है। द कार स्टॉप्ड, कार रुक गई। तो भैया रुकी कौन है, ये कार ही तो रुकी है असल में, यानी कि काम यहीं से शुरू हुआ और यहीं पर खत्म हुआ। कार ने किसी और तीसरी चीज को थोड़ी रोका है, यही रुकी है, यानी कि यही आपका सब्जेक्ट और ये आपका ऑब्जेक्ट, आप ऐसे मान सकते हो। इसी से काम शुरू हुआ, इसी पे खत्म हुआ। इन फ्रंट ऑफ मी तो क्या है, ये आप कह सकते हो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यानी कि इस वाले स्टॉप को कोई ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर कार है, यहाँ पर इंसान था, तो मेरे को लगाना पड़ा कि भाई क्या रोका, क्योंकि इंसान वाले केस में स्टॉप्ड का मतलब क्या हो जाएगा, रोकना। ठीक है। स्टॉप्ड का मतलब रुकना भी हो सकता है इंसान के केस में, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है। जैसे कि ही स्टॉप्ड एट वंस व्हेन ही हर्ड द वार्निंग। देखो ही स्टॉप्ड एट वंस कि वो एकदम से रुक गया, ही स्टॉप्ड एट वंस कि वो एक बार में रुक गया। व्हेन ही हर्ड द वार्निंग, जब उसने वार्निंग सुनी तो वो एक बार में रुक गया। अब यहाँ पर देखो स्टॉप्ड का मतलब क्या, रुक गया। अब यहाँ पर रोकना नहीं है, अब यहाँ पर क्या, रुकना, क्योंकि यहाँ पर जो ही है ये काम कर रहा है। ठीक है। और काम क्या किया इसने, रोकने का। रोका इसने क्या है, किसी तीसरी चीज को नहीं, किसी कार को, गाड़ी को, मशीन को नहीं, बल्कि खुद को ही रोका है। ही स्टॉप्ड, वो रुक गया। तो यानी कि इसने किसी और को नहीं रोका बल्कि अपने आप को रोका, यानी कि काम का असर सब्जेक्ट से शुरू होकर उसी पर रुक गया, ऑब्जेक्ट तक पास हुआ ही नहीं। तो अब इस वाले केस में आप क्या बोलोगे, जो स्टॉप्ड है, इस वाले केस में जो स्टॉप्ड था ही के साथ वाला स्टॉप्ड, ये क्या था, ट्रांजिटिव। लेकिन इस वाले केस में जो स्टॉप्ड है, यहां पर भी ही है लेकिन अभी इंट्रांजिटिव है, अभी ट्रांजिटिव नहीं है, अभी इंट्रांजिटिव है, क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट चाहिए ही नहीं। भाई इसको तो ऑब्जेक्ट चाहिए था तो मैंने लगा दिया स्टॉप्ड इस कार। ठीक है। मैं इसको ऐसे ही बोल सकता था, ही स्टॉप्ड टू मीट मी। अब आप बताओ अब ये स्टॉप्ड क्या होता, तो अभी स्टॉप क्या था, इंट्रांजिटिव था, क्योंकि अब इस वाले स्टॉप्ड का मतलब रोका नहीं, अब इस वाले स्टॉप्ड का मतलब क्या होता, रुक गया। ठीक है। आगे क्योंकि कोई कार मशीन नहीं है तो स्टॉप्ड का मतलब रुक गया। ही स्टॉप्ड मतलब वो रुक गया, टू मीट में, मुझसे मिलने के लिए। तो उस वाले केस में अगर यहाँ पर कार नहीं होता तो ये स्टॉप्ड क्या था, इंट्रांजिटिव था, क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपने कार लगा दिया तो मतलब उस स्टॉप का मतलब अब रुकना नहीं है, उस स्टॉप का मतलब क्या है, रोकना। तो उस वाले केस में, उस वाले केस में क्या बन जाता है ये रोकने वाले केस में क्या बन जाता है, ट्रांजिटिव, और रुकने वाले केस में क्या बन जाता, इंट्रांजिटिव। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। जैसे था ना ये ही स्टॉप्ड एट वंस, तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं जिसको उसने रोका, मतलब वो खुद रुका, किसी चीज को नहीं रोका, वो खुद रुका। तो यहाँ पर स्टॉप को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यही काम कर रहा है और इसी पर काम हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टॉप्ड है वो क्या है, इंट्रांजिटिव है। ही रैन अ रेस, वो दौड़ा, क्या दौड़ा, अ रेस, एक रेस दौड़ा। तो एक रेस क्या है, नाउन है ना, देखो रेस एक नाउन है यानी कि एक ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर इस रन को, रन की जो सेकंड फॉर्म है रैन, इसको एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ रही है। वो दौड़ा, तो आपके दिमाग में आएगा भी क्या दौड़ा, क्यों दौड़ा, कैसे दौड़ा, मतलब जो भी है वो सीधा तो बोल नहीं सकते ही रैन, वो दौड़ा। ठीक है। क्या दौड़ा, एक रेस दौड़ा। तो यहाँ पर जो रैन है यानी कि जो रन है बेसिकली बेस फॉर्म, वो क्या है, ट्रांजिटिव है। द ट्रेन इज रनिंग फास्ट, और यहाँ पर जो देखो रन है ये क्या है, इंट्रांजिटिव, क्योंकि कौन दौड़ रही है, ट्रेन। इसका इंपैक्ट, रन का इंपैक्ट किसी तीसरे के ऊपर नहीं पड़ रहा, यही दौड़ रही है इसी के ऊपर, यानी कि सब्जेक्ट से शुरू होकर सब्जेक्ट पर खत्म हो गया, कोई ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है ही नहीं। तो इंट्रांजिटिव है रनिंग। लेकिन ये जो रन है शुरू इसने किया, ठीक है, लेकिन इसका इंपैक्ट रेस पर भी पड़ा, क्योंकि दौड़ा, क्या दौड़ा, रेस दौड़ा। तो रेस एक अलग से ऑब्जेक्ट आपके पास है। तो यहाँ पर क्या है, रेस क्या है, यहाँ पर रन क्या है, ट्रांजिटिव, और यहाँ पर रन क्या है, इंट्रांजिटिव।
तो स्टॉर्म सैंक द शिप, स्टॉर्म यानी कि तूफान ने क्या कर दिया, जहाज को डुबा दिया। सिंक आपको पता है क्या होता है, डूबना, ठीक है, डूबना या डुबाना। सैंक सेकंड फॉर्म और संक आपको पता है थर्ड फॉर्म, ठीक है। सिंक सैंक संक, तो आपको पता है सैंक जो है सिंक की सेकंड फॉर्म में स्टॉर्म सैंक। अब देखो जाहिर सी बात है, जो तूफान है वो डूबा तो नहीं होगा, तूफान कैसे डूब सकता है। देखो सिंक की मीनिंग दो है, डूबना और डुबाना। तो आप मुझे बताओ, यहां पर लिखा है द स्टॉर्म सैंक, सैंक यानी कि डूबा या डुबाया। अब आप मुझे बताओ तूफान जो है वो डूबेगा या डुबाएगा। तो आप कहोगे सर डुबाएगा, क्योंकि तूफान खुद कैसे डूबेगा, तूफान थोड़ी डूब सकता है। तो तूफान ने डुबाया, तो जाहिर सी बात है ये जो काम हो रहा है ये करने वाला तो ये है, लेकिन इसके ऊपर इसका इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, क्योंकि इसने डुबाया है। तो डुबाया है तो मतलब किसी और चीज को डुबाया होगा, है ना। तो किसको डुबाया, शिप को डुबाया। तो यहाँ पर बेसिकली जो सैंक है ना, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है, क्यों, क्योंकि इससे पहले स्ट्रॉम लिखा हुआ है, और आपको पता है स्ट्रॉम अगर लिखा हुआ है तो उसका मतलब, इसका मतलब है डुबाना। तो अगर डुबाना है तो किसी न किसी चीज को तो डुबाया गया होगा, तो जिस चीज को डुबाया गया ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ रही है इसकी वजह से। तो इसलिए आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो सैंक है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है। द शिप सैंक, जो शिप है वो सैंक। अब मुझे बताओ इस वाले सैंक का मतलब क्या है, डूब गया या डुबा दिया। अब आप कहोगे सर इसका मतलब तो डूब गया, क्योंकि शिप है ना, तो शिप तो डूब सकती है ना, शिप डुबाएगी नहीं, शिप डूबेगी। तो यानी कि अगर शिप डूब रही है तो देखो काम भी यही कर रही है और काम का असर भी इसी के ऊपर पड़ रहा है, यानी कि काम यहीं से शुरू होकर यहीं पर क्या होगा, खत्म किसी और के ऊपर, ये पहुंचा ही नहीं काम। तो यहां पर ऑब्जेक्ट की आवश्यकता आपको नहीं है। तो ये जो सैंक है वो बेसिकली क्या है, इंट्रांजिटिव है। ये सैंक क्या था, ट्रांजिटिव, ये सैंक क्या है, इंट्रांजिटिव। ये जो रैपिडली है ये तो आपको पता है एडवर्ब ऑफ मैनर है, कि भाई सिंक, शिप जो थी वो डूबी, कैसे डूबी, बहुत तेजी से, रैपिडली मतलब तेजी से। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। कुछ और एग्जांपल्स हैं, देखो महाराणा प्रताप फॉट मैनी बैटल्स, महाराणा प्रताप लड़े। तो यहां पर देखो फॉट, लड़े, लड़े कौन, महाराणा प्रताप, ठीक है। लेकिन लड़े तो जिससे लड़े होंगे वही ऑब्जेक्ट होगा ना, जाहिर सी बात है। अगर ये लड़े हैं तो लड़ने का इंपैक्ट किसी न किसी के ऊपर तो पड़ा होगा। अगर ये लड़े हैं तो आप खुद दिमाग लगाओ ना, अगर ये लड़े हैं तो किसी न किसी के ऊपर तो उस लड़ने का इंपैक्ट आया होगा ना, ऐसा तो नहीं कि खुद से लड़े होंगे। तो फॉट, क्या फॉट किया उन्होंने, मैनी बैटल्स, कई सारे युद्ध, कई सारे बैटल्स, ठीक है। तो यहाँ पर इसको एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है फॉट को, यानी कि फाइट की सेकंड फॉर्म है फॉट, ठीक है। तो ये क्या है, ट्रांजिटिव है। महाराणा प्रताप फॉट ब्रेवली। अब यहाँ पर देखो मैंने ब्रेवली लिख दिया, यानी कि यहाँ पर मैं ये नहीं बताना चाह रहा कि महाराणा प्रताप किससे लड़े, यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ कि महाराणा प्रताप जो थे वो लड़े, कैसे लड़े, बहादुरी से। यानी कि ये काम जो है फॉट का वो यहाँ शुरू हुआ और यहीं पर खत्म मैंने कर दिया। मैंने ऑब्जेक्ट का जिक्र किया ही नहीं कि वो किससे लड़े। जब मैंने जिक्र कर दिया ऑब्जेक्ट का तो वो ट्रांजिटिव बन गया, लेकिन मैंने किया ही नहीं, मैंने ब्रेवली लिख दिया, मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर, कि कैसे लड़े, बहादुरी से, ठीक है। तो महाराणा प्रताप फॉट ब्रेवली, तो ये ब्रेवली यहाँ पर क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो ये फॉट जो है वो इंट्रांजिटिव है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप इससे पहले कि कुछ सोचो कुछ बोलो, आप ऐसे महाराणा प्रताप फॉट, ठीक है, इन अ ब्रेवली मैनर। आपने कई जगहों पर ऐसा भी देखा होगा कि ब्रेव का जो एडवर्ब बनता है वो ऐसे बनता है, इन अ ब्रेवली मैनर, ऐसे, ठीक है। आप डायरेक्ट ब्रेवली भी कह सकते हो और आप इन अ ब्रेवली मैनर भी कह सकते हो। आई होप आपको समझ में आया। जैसे ब्रेव क्या है, ब्रेव क्या है, ठीक है, एक होता है ब्रेव, एक होता है ब्रेवली। ब्रेव का मतलब क्या है, बहादुर, ठीक है। ब्रेव का मतलब क्या है, बहादुर। और ब्रेव अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। और ब्रेवली अपने आप में क्या है, एडवर्ब है। लेकिन कई जगहों पर ऐसा भी लिखा होता है कि महाराणा प्रताप फॉट इन अ ब्रेवली मैनर, तो वो भी ठीक है और वो भी ठीक है अपने आप में, ठीक है। आगे बढ़े, चलो देखो, ही स्पोक द ट्रुथ, ही स्पोक, उसने बोला। तो अगर मैं बोलूं उसने बोला, तो जाहिर सी बात है उसने बोला नहीं, कि काम तो यहां से शुरू हुआ है, लेकिन उसने जो चीज बोली होगी वो ऑब्जेक्ट होगा ना। उसने बोला है तो यहां से काम शुरू हुआ है, लेकिन इस काम का असर इसके ऊपर थोड़ी पड़ रहा है, यहां पर खत्म थोड़ी हो रहा है। उसने बोला तो जो चीज बोली होगी वही तो ऑब्जेक्ट होगी। आप इस चीज को समझो, उसने अगर बोला तो वो सब्जेक्ट हो गया, लेकिन जो उसने बोला वो एक अलग चीज है, वो खुद नहीं है, ठीक है। जो उसने बोला वो एक अलग चीज, तो उसने क्या बोला, उसने सच बोला, द ट्रूथ। तो यानी कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, तो ये जो स्पीक की सेकंड फॉर्म में स्पोक, वो ट्रांजिटिव है। ही स्पोक फ्रैंकली। लेकिन यहाँ पर जो मैंने लिखा है स्पोक फ्रैंकली, तो फ्रैंकली मतलब बिल्कुल क्या है, खुले मन से, कुछ भी ना छुपाना, ऐसी फ्रेंड्स की तरह जो मन में बोल देना। तो ही स्पोक फ्रैंकली, तो यहाँ पर मैं ये नहीं बता रहा कि उसने क्या बोला, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि उसने कैसे बोला। यहाँ पर क्या बोला मैंने, कि उसने क्या बोला, यानी कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है।
लेकिन यहाँ पर जो स्पोक है इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि फ्रैंकली क्या कर रहा है, मैनर को बता रहा है कि स्पोक, उसने कैसे बोला, फ्रैंकली बोला। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है ही नहीं। मैं यहाँ पर ये नहीं बताना चाह रहा कि उसने क्या बोला, मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि उसने कैसे बोला। तो क्या और कैसे में फर्क है, ठीक है। तो यहाँ पर वाला जो स्पोक है वो ट्रांजिटिव है, और यहाँ वाला जो स्पोक है वो क्या है, इंट्रांजिटिव। ही ब्रोक द प्लेट, देखो अगर मैं सीधा बोलता ही ब्रोक, उसने तोड़ दिया, तो आपके दिमाग में प्रश्न आता ना कि क्या तोड़ दिया। यानी कि जब मैंने ब्रोक से पहले ही लिखा तो जाहिर सी बात है ब्रोक का मतलब यहाँ पर क्या है, तोड़ना, ठीक है। तो उसने तोड़ा, तो इसने तोड़ा, तो काम तो इसने शुरू किया, लेकिन इससे शुरू होकर इस पे तो खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जो चीज टूटी होगी वो चीज एक अलग चीज होगी ना। ही एक अलग है इंसान, लेकिन जो चीज टूटी है वो तो अलग चीज हुई ना, दोनों अलग अलग है ना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो आपको यानी कि ऑब्जेक्ट चाहिए ना, तो आपने लगा दिया ही ब्रोक द प्लेट। तो प्लेट क्या है आपका, बेसिकली ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन अगर मैं प्लेट को ही सब्जेक्ट मान लू, द प्लेट ब्रोक, तो इस ब्रोक का मतलब अब तोड़ना नहीं है, टूटना है। तो ब्रेक का मतलब तोड़ना भी होता है, ब्रोक का मतलब बेसिकली यहाँ पर तोड़ा भी हो गया, और ब्रोक का मतलब यहाँ पर टूटा भी हो गया, ठीक है, तोड़ा या टूटा। तो यहाँ पर जब ही था तो इसका मतलब सिंपल है कि भाई कोई इंसान है तो मतलब उसने तोड़ा होगा। लेकिन यहाँ पर जब प्लेट है तो प्लेट का मतलब सिंपल है कि प्लेट ने तोड़ा नहीं बल्कि प्लेट टूटी। द प्लेट ब्रोक, प्लेट टूट गई, यानी कि इसी ने काम किया, ठीक है। मतलब ये जो काम है ना, ये इसी के ऊपर शुरू होकर इसी के ऊपर खत्म हो गया। द प्लेट ब्रोक, प्लेट टूट गई, ठीक है, इनटू पीसेस, कई सारे पीसेस के अंदर। यानी कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है मुझे, क्योंकि यहाँ पर ब्रोक का मतलब तोड़ना नहीं है, यहाँ पर ब्रोक का मतलब क्या, टूटा, ठीक है। अगर तोड़ना होता तो आगे एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता कि भाई भूलते ना कि क्या तोड़ा, लेकिन यहाँ पर मतलब ही है टूटा। अंशु ओपनड, अंशु ने खोला, तो जाहिर सी बात है आपके मन में एक सवाल खड़ा होगा, भाई क्या खोला, गेट खोला, खिड़की खोली, है ना, क्या खोला। तो अंशु ओपन, अंशु ने खोला, तो एक ऑब्जेक्ट आपको चाहिए कि भाई गेट खोला, क्योंकि यहाँ पर ओपन का मतलब क्या है, खोलना, ठीक है। और इस वाले ओपन का मतलब बेसिकली क्या है, खोला, क्योंकि यहाँ पर अंशु है तो जाहिर सी बात है अंशु खुद नहीं खुला होगा, अंशु ने खोला होगा। तो जिस चीज को खोला होगा वो ऑब्जेक्ट होगा ना। द स्कूल ओपन्स, स्कूल जो है, अब स्कूल खोलता नहीं है बल्कि स्कूल खुलता है, फर्क है, खोलने में और खुलने में फर्क है। यहाँ पर अंशु था तो अंशु खुलेगा नहीं, अंशु खोलेगा। लेकिन यहाँ पर स्कूल है तो स्कूल खोलेगा नहीं, स्कूल खुलेगा। तो यहाँ पर ओपन का मतलब क्या, खुलना, मतलब काम इसी पे शुरू होकर इसी पे खत्म हो गया। स्कूल खोलेगा नहीं किसी और को, स्कूल खुलता है, यानी कि काम इसी के ऊपर हो रहा है, तो आगे किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है ही नहीं हमें। ये जो एट 7 o'clock है तो आपको पता टाइम है, तो यहाँ पर जो ओपन है वो क्या, इंट्रांसिटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। आई होप यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि कई सारे ऐसे वर्ब्स हैं जो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों होते हैं, और आपको समझ में आ गया होगा बेसिकली कि ट्रांजिटिव क्या होता है और इंट्रांजिटिव क्या होता है, ठीक है। इतना डिटेल में मैंने आपको समझा दिया ताकि किसी भी तरह की कंफ्यूजन आपके दिमाग में ना रहे। आगे बढ़े। A few intransitive verbs can be used as transitive verb by adding a preposition। अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि जो intransitive verbs होते हैं उनमें अगर आप एक preposition ऐड कर देते हो, क्या ऐड कर देते हो, preposition, तो ऑटोमेटिकली वो क्या बन जाता है, ट्रांजिटिव। जैसे सुनील laughs a lot, सुनील बहुत हंसता है, तो सुनील हंस रहा है, ये काम इसी पे शुरू हुआ इसी पे खत्म हुआ। मैं बताना नहीं चाह रहा ना कि वो किस पर हंसा, मैंने सीधा बोला सुनील बहुत हंसता है। अगर मैं बोलूं कि सुनील उस पर हंसता है तो वो एक अलग चीज है, वहां पर हंसने का एक ऑब्जेक्ट है कि वो जो सामने व्यक्ति खड़ा ना उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है हंसने का। लेकिन यहाँ पर मैंने सीधा बोला सुनील हंसता है, ठीक है। तो सुनील लाफ्स अ लॉट, तो ये इंट्रांजिटिव है क्योंकि इसको एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। सुनील लाफ्स एट द बैगर, लेकिन जब इसी इंट्रांजिटिव में मैंने प्रेपोजिशन लगाया और आगे मैंने एक ऑब्जेक्ट लगाया तो जाहिर सी बात है ट्रांजिटिव बन गया अभी, क्योंकि इसमें मैंने ऑब्जेक्ट जोड़ दिया। अब मुझे पता चल गया सुनील हंसता है, तो हंसने का काम तो इसने किया, लेकिन इसका इंपैक्ट एक अलग व्यक्ति पे भी पड़ रहा है ना, किस पर पड़ रहा है, पुअर, यानी कि गरीबों पर। समझ में आया। तो यानी कि यहाँ पर जो लाफ है वो ट्रांजिटिव बन गया। ऐसी डोंट इंटरप्ट मी वाइल आई एम टॉकिंग, ये इंट्रांजिटिव है क्योंकि इसको किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, मुझे इंटरप्ट मत करो जब मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरा पर्पस ये बताने का नहीं है कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, मैंने सीधा बोला कि मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे इंटरप्ट मत करो, तो यहाँ पर इंट्रांजिटिव है। लेकिन अगर इसमें मैं प्रपोजिशन जोड़ दूं, जैसे कि आई एम टॉकिंग टू, प्रपोजिशन है ना, ये प्रपोजिशन क्या होता है, टू, एट, ये सब होता है ना। तो आई एम टॉकिंग टू यू, तो यहाँ पर देखो टॉक के साथ प्रिपोजिशन जोड़ के एक अलग ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो अलग ऑब्जेक्ट आने का मतलब कि अब जो टॉक है ये ट्रांजिटिव बन गया, ठीक है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांजिटिव क्या होता है, इंट्रांजिटिव क्या होता है, कैसे कैसे यूज करते हैं, ट्रांजिटिव को इंट्रांजिटिव बना सकते हैं, इंट्रांजिटिव को ट्रांजिटिव बना सकते हैं, ठीक है। और कैसे पता करना है आपको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव है। जैसे यहाँ पर स्पोक था तो उसने बोला, तो भाई कुछ तो बोला होगा, तो जो बोला होगा इंपैक्ट उसके ऊपर पड़ रहा होगा, तो मतलब एक ऑब्जेक्ट चाहिए। यहाँ पर ब्रोक है तो मतलब ब्रोक का मतलब तोड़ना टूटना दोनों होता है। तो यहाँ पर अगर ही है मतलब कोई इंसान है तो इंसान टूटेगा नहीं, इंसान तोड़ेगा ही तोड़ेगा, तो जो चीज तोड़ेगा वो चीज तो आगे आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ब्रोक से पहले प्लेट है तो प्लेट तोड़ेगा नहीं, प्लेट टूटेगा। तो इस तरीके से जब आप चीजों को करोगे तो चीजें पहचानना आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। हालांकि यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आता, एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछने वाला कि ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। आपकी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आपके पास अच्छी नॉलेज होती है तो आपके अंदर क्या आता है, कॉन्फिडेंस आता है, और जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है
तो आप एग्जाम को पास करने की क्षमता आपकी जो होती है ना वो बढ़ जाती है। ठीक है, अब अगला है कॉजेटिव वर्ब्स। बहुत ही प्यारा टॉपिक, बहुत ही अच्छा टॉपिक है वर्ब का। कॉजेटिव वर्ब क्या होता है, ध्यान से समझते। देखो कॉज का मतलब क्या होता है, कारण बनना। कॉज का मतलब क्या होता है, कारण या कारण बनना, कारण बनना। ठीक है, तो कॉजेटिव वर्ब यानी कि ऐसे वर्ब जो कारण बनते हैं किसी के काम के करने को। अब मैं समझाता हूं कैसे। देखो दो डेफिनेशन है, एक डेफिनेशन ये है जो ग्रीन में है और एक डेफिनेशन ये है जो पर्पल में। ठीक है, वर्ब्स दैट आर यूज्ड टू इंडिकेट, ऐसे वर्ब्स जो इंडिकेट करते हैं दैट की वन पर्सन कॉजेज अनदर पर्सन टू डू समथिंग, कि एक व्यक्ति जो है ना एक दूसरे व्यक्ति को क्या करता है, कॉज करता है, यानी कि कारण बनाता है काम करने का, टू डू समथिंग फॉर द फर्स्ट पर्सन। मतलब जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से एक काम को करवाता है, खुद ना करके कुछ ऐसा करता है कि दूसरा व्यक्ति उसके लिए वो काम करता है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वहां पर हम यूज करते हैं कॉजेटिव वर्ब। जैसे आप जा रहे हो, ठीक है, कहीं पर, और आपका दोस्त आपसे पूछता कि कहाँ जा रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, मैं बाल काटने जा रहा हूँ या बाल कटवाने जा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप बोलोगे मैं बाल काटने जा रहा हूँ, इसका मतलब काटने का काम आप ही करने वाले हो। लेकिन अगर आप बोलोगे मैं बाल कटवाने जा रहा हूँ, तो मतलब काम यहाँ पर क्या हो रहा है, काटने का ही हो रहा है, लेकिन वो काम आप नहीं करोगे। आपने बोला कटवाने जा रहा हूँ, कटवाने का मतलब कि मैं जा रहा हूँ, अरे कटवाना मतलब बाल कटवाना भाई, कटवाने का मतलब मैं जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मैं नहीं काटूंगा, मैं किसी और से कटवाऊंगा, यानी कि वो काम मैं किसी और से करवाऊंगा। ये ध्यान रखना आप। ठीक है, यानी कि ऐसे केस में जब एक व्यक्ति एक काम खुद ना करके दूसरे से करवाता है, लेकिन होता उसी के ऊपर है। जैसे मैं बाल कटवाने जा रहा हूं, तो बाल कटेंगे तो मेरे ही ना, लेकिन मैं ना काट के किसी से कटवाऊंगा। ठीक है, तो ऐसे केस में अपन पॉजिटिव वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। या फिर कह सकते हो पॉजिटिव वर्ब्स आर यूज्ड व्हेन वन पर्सन और थिंग इज स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब क्या होता है, प्रेरक, जो किसी चीज को प्रेरित करता है। ठीक है, किसी चीज को मतलब बोलते हैं ना कि आगे बढ़ाता है, प्रेरित करता है। दैट इनेबल्स और कॉजेज समवन और समथिंग एल्स टू कैरी आउट द मेन एक्शन इन अ सेंटेंस। मतलब जब एक सब्जेक्ट किसी दूसरे को क्या करता है, वो करता है, कॉज करता है, मतलब कारण बनता है, किसी दूसरे से मेन एक्शन करवाता है। समझ में आ गया, सिंपल सा यही फंडा है कि जब एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से किसी काम को करवाता है, खुद नहीं करता है, तो वहां पर अपन क्या यूज करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव अब यूज करते हैं। ठीक है, जैसे बोलते हो ना आप लोग कि कल मैंने अपने जूते पॉलिश करवाए, काम यहाँ पर क्या हुआ, पॉलिश करने का, लेकिन क्या पॉलिश आपने किया, आपने क्या बोला, जूते पॉलिश करवाए, है ना। तो करवाए का मतलब क्या है कि आपने काम खुद नहीं किया, आपने किसी और से करवाया। मतलब आप भी एक सब्जेक्ट हो क्योंकि आप करवा रहे हो, लेकिन आप खुद नहीं करके किसी दूसरे सब्जेक्ट से करवा रहे हो, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव यूज होगा। आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि आई पॉलिश्ड माई शूज। अगर आपने डायरेक्ट वर्ब लगा दिया पॉलिश्ड, तो इसका मतलब कि आप ही ने किया। यहाँ पर आप बोल रहे हो ना कि किसी और से करवाया, तो वहां पर आपको एक पॉजिटिव वर्ब यूज करना पड़ेगा मेन वर्ब से पहले। पॉजिटिव वर्ब क्या क्या होता है अभी आपको बताऊंगा, जैसे मेक होता है, हेल्प होता है, गेट होता है, हैव होता है, लेट होता है। ठीक है, सारे पॉजिटिव वर्ब्स होते हैं। तो आप वहां पर क्या बोल सकते हो, आई गॉट माई शूज पॉलिस्ड। क्या बोलोगे, आई गॉट माई शूज पॉलिस्ड। इसका मतलब हुआ कि मैंने पॉलिश नहीं किए, मैंने पॉलिश करवाए। ठीक है, जैसे कि आई लाफ, सीधा मैंने वर्ब लगाया, पॉजिटिव नहीं लगाया, सीधा वर्ब लगाया, तो सीधा वर्ब का मतलब कि वो काम मैं ही कर रहा हूं, आई लाफ, मैं हंसता हूं। लेकिन अगर मैं बोलूं आई मेक पीपल लाफ, तो मेक लगाया मैंने, मेक क्या है, पॉजिटिव है, तो मेक लगाने का मतलब है कि अब जो काम है वो मैं नहीं कर रहा हूं, मैं करवा रहा हूं। ये फर्क होता है पॉजिटिव और नॉन पॉजिटिव में। मैं अगर सीधा बोलूं आई लाफ, तो यहाँ पर पॉजिटिव नहीं है, मतलब वो काम मैं खुद कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं बोलूं आई मेक पीपल लाफ, तो मेक लगा दिया, पॉजिटिव लगा दिया, मतलब वो काम मैं खुद नहीं कर रहा हूं, जो दूसरा सब्जेक्ट है वो काम कर रहा है। यानी कि आई मेक पीपल लाफ, मैं लोगों को हंसाता हूं, मैं नहीं हंसता हूं, लोगों को हंसाता हूं, है ना। जैसे मदर्स होती हैं वो अपने बच्चों को खिलाती हैं, तो देखो खुद खाना एक अलग चीज है और खिलाना एक अलग चीज है। उसमें क्या है कि काम हो रहा है खिलाने का, लेकिन आप नहीं खा रहे हो, सामने वाला कोई और है जो खा रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है। वैसे खिलाने का अपने आप में एक वर्ड होता है फीड, तो वहां पर पॉजिटिव की आवश्यकता पड़ती नहीं है। जैसे रुलाना, है ना, समझाना। जैसे एक होता है आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूं, यहां पर मैंने डायरेक्ट वर्ब बोला है, आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूं। लेकिन अगर मैं बोलूं आई विल मेक हिम अंडरस्टैंड, तो यहां पर मैंने मेक लगाया, मतलब यहां पर पॉजिटिव यूज किया। तो यहां पर मैं ये नहीं बोला कि मैं समझूंगा, आई विल मेक हिम अंडरस्टैंड, मैं समझूंगा नहीं, मैं उसे समझाऊंगा। ये फर्क है कि जब आप खुद ना करके किसी से करवाते हो काम, तो वहां पर अपन क्या यूज करते हैं, पॉजिटिव यूज करते हैं। ठीक है, ये फीड वाला मैंने शायद बाय मिस्टेक बता दिया, क्योंकि खिलाने का तो फीड होता है, तो खिलाने में कोई पॉजिटिव की आवश्यकता है नहीं। जैसे मैं बोलूं कि मदर अपने बच्चों को खिलाती है, तो मदर्स फीड देयर बेबीज। ठीक है, तो वहां पर किसी पॉजिटिव की आवश्यकता नहीं, क्योंकि फीड अपने आप में है खिलाना। समझ में आया। रुलाना, हंसाना, समझाना, इन सब में पॉजिटिव आपको चाहिए होता है, क्योंकि आप खुद ना करके किसी से करवा रहे होते हो। आगे बढ़े, देखो कौन कौन से पॉजिटिव्स हैं।
जैसे लेट हो गया, जब हम लेट यूज करते हैं पॉजिटिव के तौर पर उसकी मीनिंग क्या होती है, अलाउ या परमिट। मेक, जब हम मेक यूज करते हैं एज ए पॉजिटिव तो उसकी मीनिंग क्या बन जाती है, फोर्स करना किसी को या रिक्वायर या फिर कुछ मांग करना, रिक्वायर करना। हेल्प एक पॉजिटिव है, गेट एक पॉजिटिव और हैव भी क्या है, एक पॉजिटिव है। अब इन सबका अलग अलग जो यूज है वो हम समझने की कोशिश करते हैं, सबके एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले। जैसे वी लेट राहुल प्ले विद अस, वी लेट राहुल प्ले विद अस, अगर मैं सीधा बोलता हूं वी प्लेड हॉकी मैंने सीधा वर्ब बोला, मैंने कोई पॉजिटिव यूज नहीं किया, मैंने सीधा मेन वर्ब लगाया, वी प्लेड हॉकी। तो यहां पर मतलब क्या है, हमने किसी को खिलाया या हम खुद खेले, तो आप कहोगे सर खुद खेले, क्योंकि डायरेक्ट वर्ब का मतलब है कि वो काम डायरेक्ट यही कर रहा है। लेकिन अगर मैंने लेट लगा दिया कि वी लेट राहुल प्ले हॉकी, तो यहां पर जब मैंने लेट लगा दिया ना, डायरेक्ट वर्ब नहीं लगाया, देखो डायरेक्ट वर्ब नहीं लगाया, उससे पहले लेट लगाया, तो उसका मतलब क्या है कि हम नहीं खेले भैया, वी लेट राहुल प्ले हॉकी, हमने राहुल को हॉकी खेलने दिया, हम नहीं खेले बल्कि खेलने दिया। यही फर्क है पॉजिटिव में कि यहाँ पर काम हमने नहीं किया बल्कि हमने करवाया, किससे करवाया, राहुल से करवाया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर ये ना करके काम ये कर रहा है, तो वहां पर पॉजिटिव लगा दिया हमने। डायरेक्ट वर्ब लगाने का मतलब कि भाई सब्जेक्ट खुद कर रहा है, ये डायरेक्ट वर्ब लगाया ना मैंने, वी प्लेड, तो मतलब ये यही है जो काम कर रहे हैं। लेकिन लेट लगने का मतलब ये नहीं कर रहे हैं, ये करवा रहे हैं, किससे, राहुल से करवा रहे हैं, ठीक है। तो वी लेट राहुल प्ले विद अस, हमने राहुल को अपने साथ खेलने दिया। शी मेड मी वॉश ऑल हर क्लोथ्स, शी मेड मी वॉश, अगर मैं सीधा बोलता शी वॉश्ड, डायरेक्ट वर्ब लगाता शी वॉश्ड ऑल हर क्लोथ्स, शी वॉश्ड ऑल हर क्लोथ्स, तो आपको पता ही है डायरेक्ट वर्ब लगाने का मतलब कि भाई ये जो सब्जेक्ट है यही काम कर रहा है, तो शी वॉश, उसी ने ही धोए, उसी ने धोए अपने सारे कपड़े। लेकिन यहां पर क्या है, पॉजिटिव आ गया, देखो पॉजिटिव है ना मेक, अब आप मेक का कोई सा भी फॉर्म लगाओ, कोई सा भी टेंस यूज करो, मेक का मेड भी होता है, विल मेक भी होता है ना, तो मेक का मेकिंग भी होता है, तो मेक का कोई सा भी फॉर्म लगाओगे वो पॉजिटिव ही रहेगा। जैसे शी मेड, मेक का सेकंड फॉर्म, शी मेड मी वॉश ऑल हर क्लोथ्स, तो यहां पर एक सब्जेक्ट ये है और एक सब्जेक्ट ये है, और काम ये हो रहा है वॉश करने का, तो वॉश इसने नहीं किया बल्कि इसने वॉश किससे करवाया, मुझसे, यानी कि ये भी सब्जेक्ट है ये भी सब्जेक्ट, लेकिन काम इसने ना करके इसने किया है, यानी कि इसने खुद ना करके किसी से करवाया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लगाया, पॉजिटिव मेड। शी मेड मी वॉश ऑल हर क्लोथ्स। आप भी जब किसी से अपना काम करवाते हो तो आप मेक लगा सकते हो, है ना, जैसे कि आई मेड हिम डू ऑल माई होमवर्क, ठीक है, लगा सकते हो आप। माई टीचर हेल्प मी स्कोर गुड, माई टीचर हेल्प मी स्कोर गुड, तो यहाँ पर जो स्कोर करने का काम किया है, ये काम हो रहा है स्कोर करने का, ये स्कोर करने का काम टीचर ने थोड़ी किया है, स्कोर करने का काम टीचर ने थोड़ी किया है, बस स्कोर तो मैंने किया है ना, टीचर ने क्या किया, मुझसे करवाया है, मेरी मदद करी है स्कोर करने में, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लगाया, पॉजिटिव लगाया मैंने, हेल्प, हेल्प की सेकंड फॉर्म हेल्प, ठीक है। तो माय टीचर हेल्प्ड मी स्कोर गुड इन द एनुअल एग्जामिनेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव लगाने का मतलब है कि ये जो काम है ना, ये वाला काम, ये इसने इसने किया नहीं है बल्कि इसने करवाया है, किससे, मुझसे, कि मुझसे इन्होंने अच्छा स्कोर करवाया है, ठीक है। जब भी आप हेल्प वाला हेल्प यूज करते हो ना एज ए पॉजिटिव, अगर मैं बोलूँ शी हेल्प्ड मी, शी हेल्प्ड मी, तो क्या यहाँ पर जो हेल्प है पॉजिटिव है, बताओ जल्दी, क्या यहाँ पर जो हेल्प है वो पॉजिटिव है, तो आप कहोगे सर नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये जो हेल्प करने का काम है ये इसने मुझसे नहीं करवाया बल्कि इसी ने करी है, शी हेल्प, उसने हेल्प करी है मेरी, तो काम इसने खुद ने किया है ना, तो यहाँ पर हेल्प का मतलब मदद करना है, और कौन, और मदद भी कौन कर रही है, यही तो कर रही है, शी हेल्प, उसने मदद करी किसकी, मेरी, तो यहाँ पर जो हेल्प है उसको पॉजिटिव मत कहना, ये मेन वर्ब है, तो ये फर्क ध्यान रखना, ठीक है। ऐसी देखो अगर मैं लिख दूं ही मेड टी फॉर मी, तो क्या तुम्हें क्या लगता है जो मेड है क्या ये पॉजिटिव है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल, मेक की सेकंड फॉर्म है तो पॉजिटिव, मैंने क्या बोला, पॉजिटिव तब बनेगा जब एक बंदा दूसरे से काम करवाए, ही मेड टी, उसने चाय बनाई या किसी से बनवाई, कहां लिखा किसी से बनवाई, ही मेड टी, ही मेड, उसने बनाई, क्या बनाई, चाय, यहाँ पर कोई और बंदा है नहीं जिससे उसने काम करवाया, यहाँ पर तो इसका मतलब है कि उसने चाय बनाई, तो यहाँ पर जो मेड है ये मेक की सेकंड फॉर्म है, मेक अपने आप में मेन वर्ब है ना, मेक जो अपने आप में मेन वर्ब भी तो है, तो यहाँ पर जो मेड है ये मेन वर्ब है, ये पॉजिटिव वर्ब नहीं है। पॉजिटिव कब होता, जब यहाँ पर मेड को यूज करके मैं किसी और से काम करवाता, जैसे कि ही मेड मी, ऐसे देखो इसी को मैं यूज करता हूं, ही मेड मी मेक टी, ही मेड मी मेक टी, ही मेड मी, उसने मुझसे बनवाई, तो ये जो मेड है ये पॉजिटिव है, लेकिन ये जो मेक है ये मेन वर्ब है, क्योंकि ये बनाने का काम है मेरा, समझ में आया। तो ये वाला जो मेड है वो पॉजिटिव क्यों बनेगा, क्योंकि उसने बनाई नहीं बल्कि ही मेड मी मेक टी, उसने मुझसे बनवाई चाय, समझ में आया। तो यहां पर जो मेड है वो क्या, पॉजिटिव, जैसे यहां पर था ना, शी मेड मी वॉश ऑल हर क्लोथ्स, उसने कुछ बनाया नहीं, उसने मुझे कपड़े मुझसे कपड़े धुलवाए, काम यहाँ पर धोने का हो रहा है, और धोया किसने, मैंने, लेकिन धुलवाया किसने, उसने, तो ये जो मेड है वो पॉजिटिव है। लेकिन ऊपर वाला जो मेड है ना, ही मेड टी,
तो ये तो डायरेक्ट इसके काम को दिखा रहा है, ही के काम को, तो यानी कि वो मेन वर्ब है, वो पॉजिटिव वर्ब नहीं है। ध्यान रख लोगे भाई, ठीक है। हेल्प वाला भी मैंने समझा दिया आपको। जैसे यहाँ पर तो सीधा पता लग रहा है माई टीचर हेल्प्ड मी, मेरे टीचर ने मेरी मदद करी। अगर यहीं पर खत्म हो जाता ही तो ये हेल्प क्या था, मेन वर्ब था, सीधा मेरे टीचर ने मेरी मदद की। लेकिन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, माई टीचर हेल्प्ड मी स्कोर गुड, कि मेरे टीचर ने गुड स्कोर करने में मेरी मदद करी। यानी कि यहाँ पर काम क्या है, स्कोर करने का मेन काम है। वो स्कोर किसने किया है, मैंने, लेकिन करवाया किसने है, टीचर ने। तो ये जो हेल्प है ये क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। माई टीचर हेल्प्ड मी टू स्कोर, देखो या तो डायरेक्ट V1 आप यूज करते हो हेल्प के बाद, जब आप हेल्प को जब आप एज अ पॉजिटिव यूज करते हो, ध्यान से सुनो, जब आप हेल्प को पॉजिटिव वर्ब के तौर पर यूज करते हो तो या तो डायरेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, या तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ। अभी आगे स्ट्रक्चर आप पढ़ोगे, ठीक है। तो इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, टू स्कोर। माई टीचर हेल्प्ड मी टू स्कोर गुड इन द एनुअल एग्जामिनेशन। अगला, जॉन गॉट हिज हाउस क्लीन बिफोर द पार्टी, जॉन गॉट हिज हाउस क्लीन। अगर मैं सीधा ऐसे बोलता, देखो ध्यान से देखो, अगर मैं सीधा ऐसे बोलता जॉन क्लीन्ड हिज हाउस, जॉन क्लीन्ड हिज हाउस, डायरेक्ट यहां पर देखो मेन वर्ब है, कोई पॉजिटिव तो नहीं है ना, यहां पर डायरेक्ट मेन वर्ब है, तो यहां पर कोई पॉजिटिव है नहीं, तो इसकी मीनिंग क्या बन जाती कि जॉन ने खुद साफ किया है। डायरेक्ट वर्ब का मतलब कि सब्जेक्ट ने खुद काम किया है, तो जॉन क्लीन्ड हिज हाउस, जॉन ने अपने घर को साफ किया। लेकिन जब मैंने यहां पर गॉट लगा दिया तो गॉट का मतलब क्या है कि भाई जॉन ने साफ किया नहीं है बल्कि करवाया है। किससे करवाया वो नहीं पता, लेकिन हाँ खुद तो नहीं किया, इतना कंफर्म है। तो जॉन गॉट हिज हाउस क्लीन्ड, तो गॉट लग गया, गेट, देखो मैंने बताया ना कोई सी भी फॉर्म आ सकती है, वो तो गेट है ना पॉजिटिव, तो गेट की गॉट भी आ सकता है, विल गेट भी आ सकता है, गेटिंग भी आ सकता है, ठीक है। तो जॉन गॉट इज हाउस क्लीन, तो जॉन ने अपना घर साफ किया नहीं बल्कि करवाया। अब मैंने देखो वही बताया, अगर मैं ऐसे लिख देता हूं, अगर मैं ऐसे लिख देता हूं जैसे कि आई गॉट गुड मार्क्स इन एनुअल एग्जामिनेशन, लिख दिया आई गॉट गुड मार्क्स। तो ये बताओ ये जो गॉट है क्या ये पॉजिटिव है, जल्दी बताओ। आई गॉट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, तो क्या ये पॉजिटिव है, तो आप कहोगे सर पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि यहां पर मैं किसी और से काम नहीं करवा रहा हूं, मैंने तो सीधा बोला आई गॉट, मुझे मिला, मैंने किसी से कुछ करवाया ऐसा कुछ मैंने बोला नहीं, मुझे मिला, क्या मिला, गुड मार्क्स, मुझे मिले, क्या मिले, गुड मार्क्स। यानी कि ये जो गुड मार्क्स मिले हैं किसे मिले, मुझे मिले, यानी कि मार्क्स मिलने का काम किसको हुआ है, मुझे हुआ है, मैंने प्राप्त किया मार्क्स वो। तो यानी कि जो गेट है यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब है, यहाँ पर जो गॉट है वो क्या है, मेन वर्ब है, वो पॉजिटिव नहीं है। ध्यान रखना पॉजिटिव और मेन वर्ब के बीच में फर्क, ये जो गेट है अपने आप में मेन वर्ब भी है, पॉजिटिव वर्ब का भी काम करता है। हेल्प अपने आप में मेन वर्ब भी है, पॉजिटिव भी है। मेक अपने आप में मेन वर्ब भी है, पॉजिटिव भी है। तो चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, ठीक है। ऐसी जो है अपने आप में आपको पता ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब भी है, और अपने आप में पॉजिटिव वर्ब भी है। जैसे मैं बोलूं आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, तो आप मुझे बताओ क्या यहाँ पर ऐसा कुछ जिक्र हो रहा है कि मैंने किसी और से कुछ काम करवाया, नहीं है ना, तो इसका मतलब है पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है जो है क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक क्या है, पेन है। लेकिन अगर बोलो हैव दिस बॉक्स ओपन, हैव दिस बॉक्स ओपन, अगर कोई सेंटेंस हैव से ही शुरू हो रहा है तो आप समझ जाना हैव दिस, और उसके बाद क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रहा है, हैव के बाद ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आप समझ जाना कि वो जो है वो पॉजिटिव है। अगर मैं आपसे कहता हूं हैव दिस बॉक्स ओपन, अगर मुझे आपसे एक चीज समझना, अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं आपको बोलूं इस बॉक्स को खोलो, तो मैं क्या बोलूंगा, सुनना ध्यान से। अगर मैं आपको बोलता हूं, अच्छा अब लाइट जा चुकी है, वाईफाई बंद हो चुका है, तो शायद मेरी पिक्चर जो कोने पे थी वो गायब हो चुकी होगी, लेकिन कोई बात नहीं, क्लास एंड होने वाली, थोड़ा सा आप एडजस्ट करो। अगर मैं आपसे बोलूं इस बॉक्स को खोलो, तो मैं सीधा वर्ब से शुरू करूंगा, क्योंकि वो इंपेरेटिव बन जाएगा, किसी को ऑर्डर देना, कमांड देना, रिक्वेस्ट करना इंपेरेटिव होता है। तो मैं सीधा बोलूंगा ओपन द बॉक्स, ओपन दिस बॉक्स, सीधा बोलूंगा मैं ओपन दिस बॉक्स। तो अगर मैं सीधा वर्ब से शुरू कर रहा हूं ओपन दिस बॉक्स, तो इसका मतलब मैं आपसे कह रहा हूं इस बॉक्स को खोलो। लेकिन अगर मैं ऐसे कह रहा हूं कि हैव दिस बॉक्स ओपन, इसका मतलब क्या है कि मैं आपसे कह रहा हूं कि इसको किसी से खुलवाओ, मैं आपको नहीं कह रहा हूं खोलने के लिए। अगर मैं बोल रहा हूं कि हैव दिस बॉक्स ओपन, इसका मतलब इस बॉक्स को किसी से खुलवाओ, क्योंकि आप खुद तो करोगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर हैव को मैंने पॉजिटिव के तौर पर यूज किया है, तो आप खुद ना करके किसी से क्या करोगे, करवाओगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, और कब कब हेल्प जो है मेन वर्ब बन जाता है, कब पॉजिटिव बन जाता है, कब आपका गेट पॉजिटिव बन जाता है, कब मेन वर्ब बन जाता है, ऐसी कब आपका मेक पॉजिटिव बन जाता है, कब मेन वर्ब बन जाता है, ऐसी कब आपका हैव ऑक्सिलरी वर्ब बन जाता है, और कब आपका जो हैव है वो पॉजिटिव वर्ब बन जाता है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखना है ठीक है। लेट का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, लेट के साथ में क्या होगा, कोई भी नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। और ध्यान रखना प्रोनाउन जो होगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रोनाउन जो होगा हमेशा किस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में, हमेशा ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं बोलूँ ही,
हिज, हिम। तो ये क्या होता है, सब्जेक्टिव केस, जिसको आप नॉमिनेटिव केस भी कहते हो, इसको बोलते हैं पजेसिव केस, और इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। तो लेट के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस। जैसे ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, आई, माई, मी, दे, देयर, देम, ठीक है, यू, योर, यू, वी, आर, अस। तो लेट के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो लेट के बाद क्या करोगे, नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। और लेट के बाद हमेशा हमेशा ध्यान रखना, वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है वो लगाते हो। बेस फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमेशा याद रखना कि लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लगाओगे, ये भी हमेशा याद रखना। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओगे, फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, ये भी हमेशा याद रखना। जैसे कि ही, लेट, तो लेट, लेट के बाद नाउन हिज ब्रदर, ठीक है, रेड दैट नो। अब आप कहोगे सर अभी तो आपने कहा था जैसे ही था, हिज था और हिम था, अभी आपने कहा था ऑब्जेक्टिव केस आएगा, अभी सर खुद ही आप पॉसेसिव केस लगा रहे हो। अब मेरी फोटो वापस आ गई होगी शायद, कि सर अब खुद ही आप पॉसेसिव केस लगा रहे हो। तो बेटा ये पॉसेसिव केस मैंने अकेले थोड़ी लगाया है, पॉसेसिव केस के साथ में जब एक नाउन लगा दिया तो पूरा मिलकर क्या बन गया, एक ऑब्जेक्ट बन गया ना ये, हिज ब्रदर। अगर अकेला हिज लगाता तो गलत होता, लेकिन हिज के साथ ब्रदर लगा दिया तो पूरा मिलकर एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, तब ठीक है। ठीक है, इसके साथ आप एक अलग नाउन लगाते हो ना, जो पॉसेसिव केस का ऑब्जेक्टिव होता है उसके साथ आप क्या करते हो, अलग से, सॉरी एडजेक्टिव नहीं, प्रोनाउन होता है बेसिकली, हिज होता है, हर जो होता है, या फिर जो देयर होता है, ये सब क्या होता है, पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है बेसिकली, ठीक है। तो जब आप पॉसेसिव केस लगाते हो तो उसके साथ एक नाउन लगाते हो, तो जब आप इसके नाउन लगाते हो तो पूरा मिलकर एक ऑब्जेक्ट बन जाता है ये, ठीक है। ही लेट हिज ब्रदर, उसने अपने ब्रदर को रीड दैट नोवेल, वो नोवेल पढ़ने दिया। इसका मतलब उसने पढ़ा नहीं, उसने पढ़ने दिया। लेट लगने का मतलब कि वो काम इसने नहीं किया, इसने किसी ने किसी से करवाया। किससे करवाया, अपने ब्रदर से करवाया, ठीक है। या फिर मैं सीधा लिखता ही लेट हिम। डायरेक्ट हिज मत लिखना, ध्यान रखना, ना डायरेक्ट हिज आएगा ना डायरेक्ट ही आएगा, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। पॉसेसिव के साथ कोई नाउन लगा रहे हो तो चल जाएगा, जैसे हर ब्रदर, हर फादर, देयर मदर, हिज सिस्टर, ठीक है, लग जाएगा। यहां तक समझ में आया। चीजें याद रखना, एग्जाम के अंदर चीजें पूछी जाती हैं। लेट के बाद वो क्या दे देगा आपको, यही दे देगा, हिज दे देगा, या डायरेक्ट ही दे देगा, लेट ही, है ना, ही लेट ही रेड दैट नोवेल। तो आपको पता है कि क्या सही क्या गलत है, और वो आपकी कौन सी फॉर्म आती है, बेस फॉर्म। मेक वाले केस में क्या होता है, ध्यान रखना, सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट वन हमेशा ध्यान रखना, सब्जेक्ट वन का मतलब होता है करवाने वाला, जो काम को करवा रहा है, करवाने वाला। और सब्जेक्ट टू, ये जो एस टू लिखा है ना, सब्जेक्ट टू, इसका मतलब होता है करने वाला। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, अभी आगे भी ये आएगा तो मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। सब्जेक्ट वन का मतलब जो मैंने लिखा है, इसका मतलब है करवाने वाला, और सब्जेक्ट टू जो मैंने लिखा है इसका मतलब है करने वाला। तो मैंने लिखा सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट वन, उसके बाद मेक, मेक एनी टेंस, एनी टेंस का मतलब मेक का कोई सा भी फॉर्म, जैसे मेड भी आ सकता है, विल मेक भी आ सकता है ना, या फिर मेकिंग भी आ सकता है, कोई सा भी टेंस यूज कर सकते हो आप मेक का। उसके बाद जो भी आपको नाउन प्रोनाउन लगाना है वो लगा दो, ठीक है। उसके बाद ये जो बेसिकली नाउन प्रोनाउन है, मैंने आपको बताया ना कौन है, ये एस टू, यानी कि ये आपका सब्जेक्ट टू है, यानी कि जो बेसिकली काम करने वाला है, ये काम करवाने वाला, और ये कौन है, आपका काम करने वाला। और ध्यान रखना, जब भी मेक को आप एज ए पॉजिटिव यूज करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी आप मेक को एज ए पॉजिटिव यूज करते हो तो उसमें जो आपका एस टू होता है ना, एस टू, ये क्या होता है, आपका मैंडेटरी होता है, यानी आपको लगाना ही पड़ेगा, नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और खास करके कब, जब एक इंसान की आप बात कर रहे हो तब आपको, और इंसान की बात करो चाहे किसी की भी बात करो, आप ऐसे याद रख लो कि मैंडेटरी है। चलो, मेक के केस में जो एस टू होता है, एस टू वो क्या होता है, कंपलसरी होता है, मैंडेटरी होता है। और उसके बाद क्या लगाते हो, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। ये भी ध्यान रखना कि मेक के बाद हमेशा क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बेस फॉर्म का मतलब वर्ब की फर्स्ट, हमेशा लेट के बाद भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और मेक के बाद भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और दूसरी चीज क्या बताइए, जो एस टू है यानी कि काम करने वाला, वो क्या है, मैंडेटरी यानी कि कंपलसरी है। चीजें आप नोट कर रहे हो हैंड टू हैंड, मुझे उम्मीद है पूरी की पूरी, है ना। जैसे दे मेड मी, दे ये हुआ आपका सब्जेक्ट वन, करवाने वाला, दे मेड मी क्लीन देयर कार्स, उन्होंने मुझसे अपनी कार क्लीन करवाई। मेड का मतलब करवाई, क्योंकि मेड आ गया तो मतलब पॉजिटिव बन गया यहाँ पर, क्योंकि एक यहाँ पर करवाने वाला है और एक यहाँ पर करने वाला है। ये कौन है, एस टू, ये कौन है, एस वन। तो मैंने क्या बताया, एस टू कंपलसरी है। अगर आप यहाँ पर नहीं लगाओगे, सीधा लिखोगे दे मेड क्लीन देयर कार्स, तो गलत है। दे मेड क्लीन देयर कार्स क्या होता है, या तो आप सीधा बोलो दे क्लीन, या तो सीधा बोलो दे क्लीन्ड देयर कार्स, सीधा बोलो दे क्लीन्ड देयर कार्स, यानी कि यहां पर आप पॉजिटिव यूज करो ही मत, तो सिंपल मीनिंग निकल जाएगी कि उन्होंने अपनी कार साफ करी, करवाई नहीं बल्कि खुद करी, क्योंकि पॉजिटिव ना होने का मतलब है कि काम खुद किया उन्होंने, ठीक है। और वो आपकी कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, देखो क्लीन। ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में आता है टू क्लीन दे देगा आपको, यानी कि टू प्लस वो आपकी फर्स्ट में दे देगा, जैसे कि दे मेड मी टू क्लीन देयर कार्स, ऐसे दे देगा, दे मेड मी टू क्लीन देयर कार्स, लेकिन आपको पता है बिल्कुल गलत है, टू क्लीन नहीं होगा, केवल क्या होगा, क्लीन होगा। आई होप आपको समझ में
आ गया होगा, ठीक है आगे बढ़े। चलो देखते हैं। अगला गेट वाला केस है। ये दोनों आपको समझ में आ गया कि लेट के बाद कौन सी वर्ब लगाते हैं, प्रोनाउन का कौन सा केस लगाते हैं। मेक के बाद मैंने दो चीजें बताई, एक तो S2 कंपलसरी होता है, ठीक है, और दूसरा वर्ब की बेस फॉर्म आती है। और गेट के बाद देखो सब्जेक्ट वन यानी कि काम को करवाने वाला, मैंने बताया ना सब्जेक्ट वन मतलब काम को करवाने वाला। उसके बाद गेट, गेट का कोई सा भी टेंस, मतलब वही गेट का गॉट भी हो सकता है, गेटिंग भी हो सकता है ना। उसके बाद पर्सन आएगा, ध्यान रखना इसके दो केस होते हैं। एक तो एक केस तब होता है जब गेट के बाद एक क्या मिल जाए आपको, पर्सन मिल जाए, ठीक है, यानी कि कोई व्यक्ति हो यहाँ पर। और ये व्यक्ति बेसिकली कौन होगा, करने वाला। ये तो हो गया आपका करवाने वाला, और ये आपका कौन होगा, करने वाला, यानी कि S2 हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया आपका S1, ये आपका हो गया S2। और उसके बाद अगर यहाँ पर पर्सन है तो यहाँ पर आप एक केस में क्या लगाते हो, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और दूसरा स्ट्रक्चर है कि वही पहले सब्जेक्ट वन, उसके बाद गेट, गेट की भी कोई सा भी टेंस, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन। और बेसिकली जो नाउन या प्रोनाउन होगा ये एक ऑब्जेक्ट होगा, एक थिंग होगा। थिंग माने एक वस्तु, ऑब्जेक्ट तो होगा ही लेकिन क्या होगा, थिंग होगा। थिंग मतलब एक वस्तु, जैसे ऊपर क्या था, एक पर्सन था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एक थिंग होगा। तो अगर यहाँ पर एक आपको लग रहा है थिंग यानी कि कोई वस्तु है, कोई चीज है, तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो दोनों अलग अलग है। ऊपर वाले में क्या है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन नीचे वाले केस में क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और उसके बाद आप क्या करोगे आगे, इसमें बाय प्लस सब्जेक्ट टू। देखो यहाँ पर क्या था, ये जो एन और पी है ये नाउन या प्रोनाउन है, और ये ऑब्जेक्ट है बेसिकली, ये S2 नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। ये तो करवाने वाला है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर काम हो रहा है, जिसके ऊपर काम हो रहा है, जो काम को करने वाला है, जो S2 है वो ये है, ठीक है। और S2 क्या है, ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब आपकी मर्जी है कि यहाँ पर आप गेट वाले केस में आप S2 लगाओ या मत लगाओ, आपकी मर्जी है। देखो ऊपर मैंने क्या बताया था मेक वाले में कि S2 क्या है, कंपलसरी है, बताया था ना। लेकिन गेट वाले केस में जो आपका S2 होता है वो क्या होता है, ऑप्शनल। और अगर मान लो लगाते हो आप, ऑप्शनल मतलब लगाओ ना लगाओ आपकी मर्जी, लेकिन अगर आप लगा रहे हो तो फिर उस S2 से पहले हमेशा क्या लगता है, बाय लगता है। ये भी आप ध्यान रखना, बाय प्लस S2 ऐसे लगता है फिर वो, ठीक है। समझ में आ गया। एक तो मैंने आपको इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, फिर मैं क्लीन क्लीन तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। एक स्ट्रक्चर आपका हो गया ऊपर वाला ये, ठीक है, कि गेट होगा, गेट के साथ में क्या होगा, कोई पर्सन होगा, उसके बाद इन्फिनेटिव आ जाएगा। और दूसरा मैंने बताया कि भाई गेट होगा, गेट के बाद कोई भी नाउन प्रोनाउन या बेसिकली जो भी थिंग यानी कि कोई वस्तु होगी यहाँ पर, और उसके बाद क्या आ जाएगा, V3 आ जाएगा। और उसके बाद ये जो बाय और सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट टू है बेसिकली, ये ऑप्शनल है, लगा भी सकते हो और नहीं भी। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं गेट का। देखो आई कांट गेट हिम, देखो गेट, गेट के बाद हिम आ गया, तो हिम का मतलब क्या है, पर्सन है। तो जैसे ही आपको गेट के बाद कोई व्यक्ति दिखाई दिया, ठीक है, आई कांट गेट हिम, देखो मैं, आई कांट गेट हिम टू डू एनीथिंग। तो जैसे ही आपको दिखा कि भाई एक सब्जेक्ट तो ये है, सब्जेक्ट वन कि मतलब करवाने वाला, आई कांट गेट हिम टू डू, मैं नहीं करवा सकता उससे, मैं करवाने वाला हूं, करने वाला कौन है, वह है। तो आपको पता है जो गेट है पॉजिटिव बन गया। आई कांट गेट हिम, तो आपको पता है जब पॉजिटिव बन गया ये गेट, और जैसे ही पॉजिटिव बना तो आपने देखा कि भाई इस वाले गेट के बाद क्या है, पर्सन है। तो पर्सन का मतलब आगे क्या आ जाएगा, इन्फिनेटिव, यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट, देखो टू डू। आई कांट गेट हिम टू डू एनीथिंग, मतलब मैं उससे कुछ करवा नहीं सकता, मैं कर नहीं सकता बल्कि मैं करवा नहीं सकता, क्योंकि पॉजिटिव है ना गेट, तो काम मैं खुद नहीं करूंगा, किसी से करवाऊंगा ना। तो आई कांट गेट हिम, मैं उससे नहीं करवा सकता, टू डू एनीथिंग, कुछ भी। ही डज नॉट लिसन टू मी, क्योंकि वो मेरी बात नहीं सुनता है। आगे देखो, ही गॉट अरेस्टेड, ही गॉट अरेस्टेड लास्ट नाइट, कल रात वो अरेस्ट हो गया है। देखो ही गॉट अरेस्टेड, ही गॉट अरेस्टेड। देखो गॉट के बाद यहाँ पर क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। गॉट के बाद यहाँ पर क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। तो आप अच्छे से समझ गए, पास्ट पार्टिसिपल वाले केस में भैया ये जो आपका ही है, ये आपका कौन है, S1, S1 यानी कि इसको करवाने वाला, ठीक है। ही गॉट अरेस्टेड, वो अरेस्ट हो गया, बेसिकली उसने किसी को अरेस्ट करवाया नहीं, यानी कि वो खुद ही अरेस्ट हो गया। यहाँ पर ध्यान रखना, ये थोड़ा सा पैसिव की फॉर्म में चला गया, इसलिए मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। ही गॉट अरेस्टेड लास्ट नाइट, कि कल रात वो क्या हो गया, अरेस्ट हो गया। अब आपकी मर्जी है कि जो करने, देखो इसके ऊपर तो काम हुआ है ना, इसने काम को किया नहीं है, बल्कि इसके ऊपर काम हुआ है। अरेस्ट करने का काम इसने किया नहीं है, इसके ऊपर हुआ है। सब्जेक्ट वन कौन होता है, जो जो काम को करता है, नहीं, जो काम को या तो करवाता है या उसी पर काम होता है। तो यहाँ पर जो ही गॉट अरेस्टेड लिखा है मैंने, गॉट के बाद V3 जो लिखा है मैंने, तो ये क्या है, इसने, इसके ऊपर काम हुआ है। काम को करने वाला कौन है, जाहिर सी बात है अरेस्ट किया तो पुलिस ने अरेस्ट किया होगा। तो यानी कि जो S2 है वो मैंने क्या बताया, ऑप्शनल है। तो यहाँ पर आप लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप लिख भी देते हो तो आपको बाय के साथ लिखना पड़ेगा, जैसे कि बाय
पुलिस। ही गॉट अरेस्टेड बाय पुलिस लास्ट नाइट, या फिर ही गॉट अरेस्टेड लास्ट नाइट, उसके बाद बाय पुलिस, या फिर पहले बाय पुलिस को लिख दो, ही गॉट अरेस्टेड बाय पुलिस लास्ट नाइट, क्योंकि टाइम यूजुअली क्या आता है, लास्ट में आता है, जो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। समझ में आ गया? तो S2 क्या था आपका, ऑप्शनल था। S1 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि एक ना एक तो आपको चाहिए ना। जॉन गॉट योर लैपटॉप रिपेयर्ड, जॉन ये आपका S1 हो गया। गॉट आ गया, योर लैपटॉप, देखो यहाँ पर क्या आ गया, एक देखो गेट के बाद यहाँ पर क्या आ गया, एक नाउन प्रोनाउन, तो यहाँ पर नाउन आ गया जो कि थिंग यानी कि एक वस्तु है। तो वस्तु का मतलब यहाँ पर क्या लगेगा, ये वाला स्ट्रक्चर लगाओगे, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल, तो यहाँ पर देखो रिपेयर्ड, सिंपल। अब मैंने वही बताया कि ऐसे वाले केस में बाय और सब्जेक्ट टू जो है वो लगाओ ना लगाओ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखो जॉन ने करवाया है, जॉन ने किया नहीं है, यानी कि करने वाला कोई और होगा, यानी कि जो S2 है, जो करने वाला है वो कोई और है। तो यहाँ पर लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अगर लिख भी रहे हो तो लिख सकते हो बाय हिम या बाय हर, जो भी है, जिसने भी किया होगा। जॉन गॉट योर लैपटॉप रिपेयर्ड बाय हिम, तो जॉन ने किया नहीं बल्कि जॉन ने करवाया है, क्योंकि गॉट आ गया तो मतलब पॉजिटिव का यूज हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। और थिंग है यहाँ पर, आवर रिवर्स आर गेटिंग पॉल्यूटेड डे बाय डे, आवर रिवर्स, हमारे रिवर्स क्या है, S1 है, ठीक है। आर गेटिंग पॉल्यूटेड, वो पॉल्यूट हो रही है, यानी कि वो आपकी थर्ड फॉर्म लगाया मैंने यहाँ पर, इसका मतलब ये S1 हो गया। और आपका जो S2 है, मैंने क्या बताया, वो मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। भाई रिवर्स को पॉल्यूट कौन कर रहे हैं, हम लोग ही कर रहे हैं, तो अंडरस्टूड भी है, तो आप लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बाय अस लिखो मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है। आवर रिवर्स आर गेटिंग पॉल्यूटेड डे बाय डे, कि दिन प्रतिदिन हमारी जो नदियां वो क्या हो रही है, गंदी हो रही है, डे बाय डे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस पर काम हो रहा है, ठीक है, ये खुद काम को नहीं कर रहा बल्कि इस पर काम हो रहा है, यानी कि जो आपका S2 है वो पता नहीं है कौन है, तो आप लिखो ना लिखो बात एक ही बराबर है। दे गॉट देयर हाउस, तो देखो S1 के बाद वही गॉट, और उसके बाद क्या आ गया, देयर हाउस, यानी कि यही नाउन प्रोनाउन आ गया जो कि एक थिंग है, एक वस्तु है। तो उसके बाद वो आपकी थर्ड फॉर्म, तो लगा दिया वो आपकी थर्ड फॉर्म, पेंटेड लास्ट वीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, दे गॉट देयर हाउस पेंटेड, उन्होंने अपना हाउस पेंट किया या करवाया, तो आप कहोगे सर करवाया, क्योंकि पॉजिटिव का यूज हो रहा है, तो मतलब किया नहीं करवाया, तो दे गॉट देयर हाउस पेंटेड लास्ट नाइट। तो ध्यान रखना है कि गेट वाले केस में कई बार इन्फिनेटिव भी आता है और कई बार पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आता है। इन्फिनेटिव कब आता है, जब आपको एक पर्सन दिखाई दे जाए और ये वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे कि भाई S1 है, उसके बाद गेट गॉट या जो भी है, और फिर एक पर्सन है, तो उसके बाद 2+V1। लेकिन अगर आपको दिख जाए कि भाई S1 है और S1 के बाद वही गेट या गॉट जो भी है, उसके बाद एक नाउन प्रोनाउन है जो कि बेसिकली एक थिंग है, एक वस्तु है, तो वो आपकी थर्ड फॉर्म लगाओगे आप। और इस वाले केस में बाय प्लस सब्जेक्ट लगाओ ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हेलो हेलो, कर रहा हूँ 2 मिनट में कॉल कर रहा हूँ क्लास खत्म करके। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा गेट के जो दोनों स्ट्रक्चर्स हैं, ध्यान रखना। आगे देखो, हैव के भी दो स्ट्रक्चर हैं सेम गेट की तरह ही, सब्जेक्ट 1 यानी कि काम को करवाने वाला, फिर हैव की कोई सी भी टेंस, जैसे कि हैव का हैज भी होता है, हैड भी होता है ना। और उसके बाद आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अगर एक पर्सन है तो बेस फॉर्म आ जाएगा। देखो पीछे क्या था, ऑब्जेक्ट अगर एक पर्सन था तो इन्फिनिटिव आ रहा था, और ऑब्जेक्ट अगर एक थिंग था तो आपका V3 आ रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट अगर एक पर्सन है, ठीक है, तो बेस फॉर्म आ जाएगा यानी कि V1 आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट अगर आपका एक थिंग यानी कि वस्तु है तो फिर वो V3 आ जाएगा आपका, ठीक है, ध्यान रखना है। जैसे कि देखो, ही हैड मोहन क्लीन द बेडरूम, ही हैड मोहन, ही के बाद आ गया हैड, के बाद आ गया मोहन, यानी कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कह लो या फिर आप इसको कह लो ये आपका S2 भी है एक तरीके से, यहाँ पर ये जो ना ये S2 भी है, यानी कि काम को करने वाला भी है ये, ठीक है। ही हैड मोहन क्लीन द बेडरूम, उसने मोहन से बेडरूम साफ करवाया, उसने खुद नहीं किया बल्कि करवाया, यानी कि ये आपका कौन है, S2 है, और S2 आपका एक पर्सन है, तो पर्सन का मतलब क्या आ जाएगा, देखो बेस फॉर्म है ना, यानी कि वो आपकी फर्स्ट फॉर्म। तो ही हैड मोहन क्लीन द बेडरूम, शी ऑलवेज हैज मी, देखो शी ऑलवेज हैज मी, देखो हैड और यहाँ पर भी हैज पॉजिटिव है, शी ऑलवेज हैज मी डू हर वर्क, तो देखो बेस फॉर्म यानी कि वो आपकी फर्स्ट फॉर्म, शी ऑलवेज हैज मी डू हर वर्क, मतलब वो हमेशा मुझसे अपना काम करवाती है। आप इसको ऐसे भी तो बना सकते हो, मेक से भी, शी ऑलवेज मेक्स मी, ऐसे भी बना सकते हो आप, मेक्स मी डू हर वर्क, आप मेक से भी बना सकते हो, ठीक है। शी हैड हिज कार, ही हैड हिज कार, देखो ही के बाद हैड आ गया, उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली क्या है, एक थिंग है, एक वस्तु है, तो ऐसे में क्या करोगे आप, पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वो आपकी थर्ड फॉर्म। तो ही हैड हिज कार वॉश्ड यस्टरडे, यानी कि उसने अपनी कार कल धोई थी, उसने खुद काम किया था, नहीं, हैड लगने का मतलब यानी कि पॉजिटिव लगने का मतलब काम इसने खुद ना करके करवाया। अब जिससे करवाया वो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, तो मैंने अभी गेट वाले केस में क्या बताया था कि जो S2 होता है वो पास्ट पार्टिसिपल के केस में क्या होता है, ऑप्शनल बताया था ना मैंने। देखो ये जो S2 होता है ये पास्ट पार्टिसिपल वाले केस में क्या होता है, ऑप्शनल होता है,
लगाओ ना लगाओ बात एक ही है, लगाते हो तो बाय के साथ लगाओ। तो ऐसे यहाँ पर भी देखो पास्ट पार्टिसिपल है, यहाँ पर भी सेम है, S2 आप लिखो ना लिखो बात बराबर है, अगर लिखते हो तो बाय के साथ लिखना पड़ेगा। तो जैसे ही हैड हिज कार वॉश यस्टरडे, उसने कल अपनी कार धुलवाई थी, धोई नहीं थी, धुलवाई थी, काम करवाया था किसी से, बाय, ठीक है, यस्टरडे से पहले आएगा ना अगर आप S2 लगाते भी हो तो ही हैड हिज कार वॉश बाय हिम, उसके बाद यहाँ पर लिखोगे आप यस्टरडे, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। हैव दिस बॉक्स ओपन, डायरेक्ट आप हैव से शुरू कर रहे हो तो आपको पता है वैसे भी, और यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट एक थिंग है, ऑब्जेक्ट एक थिंग है तो पास्ट पार्टिसिपल, और वही वाली बात है दोबारा से बाय प्लस S2 लिखो ना लिखो, हैव दिस बॉक्स ओपन बाय रितेश, मर्जी आपकी लिखो या ना लिखो। समझ में आया? तो सिंपल सा फंडा ये है। अगर मैं छोटी सी मैं बात बताऊं कि भाई मेक में गेट और हैव में क्या फर्क है, इन दोनों में क्या फर्क है, मेजर डिफरेंस। तो पहला डिफरेंस तो ये कि यहाँ पर हमेशा क्या आता है, V1 आता है, ठीक है, और यहाँ पर क्या आता है, V3 तो आता ही है दोनों में जब हम थिंग की बात कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम पर्सन की बात कर रहे होते हैं तो गेट वाले केस में क्या आता है, 2+V1 आता है, यानी कि इन्फिनेटिव भी आ सकता है, और यहाँ पर बेस फॉर्म यानी कि V1 आ सकता है। ये पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या है कि मेक वाले केस में जो S2 है वो कंपलसरी होता है, काम करने वाला आएगा ही आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या होता है जो S2 होता है वो क्या होता है, ऑप्शनल होता है, मर्जी है आपकी लगाओ ना लगाओ, लेकिन अगर आप लगा रहे हो तो कैसे लगाओगे, बाय के साथ, बाय प्लस S2 लगाओगे। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है दोनों के अंदर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और एक मैंने हेल्प वाले का तो आपको बता ही दिया कि जब आप हेल्प को पॉजिटिव के तौर पर यूज करते हो तो उसका स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है, या तो सीधा आप लिखोगे V1 या फिर लिखोगे 2+V1, जैसे कि ही हेल्प्ड मी क्लीन द बेडरूम, ठीक है, डायरेक्ट ही हेल्प्ड मी क्लीन, डायरेक्ट V1, या फिर ऐसे बोल सकते हो ही हेल्प्ड मी टू क्लीन, आप 2+V1 भी लगा सकते हो द बेडरूम, ठीक है। तो दोनों ही केसेस के अंदर इसको ठीक माना जाएगा। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। आज की क्लास काफ़ी लंबी लेकिन काफ़ी बेहतरीन थी, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ट्रांसिटिव क्या होता है, इंट्रांसिटिव क्या होता है, और कॉजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं। तो अब तो बेसिक चीज़ें जो मेरे को बतानी थी बता दी, अब हम शुरू करेंगे कल की क्लास में रूल्स, जो वर्ब एडवांस के इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, जहाँ से डायरेक्ट आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्लास को अच्छी तरीके से देखना है, अच्छी तरीके से आपको नोट करना है। मैं आपसे मिलता हूँ कल। रेगुलर मेरी कोशिश रहेगी अब वीडियोस लाने की, ताकि एग्जाम से पहले सारा सिलेबस मैं खत्म कर सकूं और आपको आपको एक फ़ायदा मिल सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसी तरीके से पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, ठीक है। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।